हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो अब जैसे कि आप जानते हैं हम यहाँ पे वीडियो लेक्चर भी सीरीज चला रहे हैं। यहाँ पे क्वांट के अंदर हम अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। अभी भी हमारा काफी सारे टॉपिक मतलब कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम आए हैं आज के एक नए टॉपिक की तरफ, जहाँ पे आपको टिप्स और ट्रिक्स लगातार मेरे साथ मिलती रहती है, तो आप बने हुए हैं। तो आज हम यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज लेक्चर 1 हमारा होने वाला है। बेसिकली दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज मेंसुरेशन। ठीक है ना। अगेन इस टॉपिक से भी बच्चों को हालांकि डर लगता है क्योंकि फॉर्मूले वगैरह याद है, तो लेकिन बेटा बहुत सिंपल सी बात है। आज मेंसुरेशन का लेक्चर 1 है, तो आज का लेक्चर कॉन्सेप्ट बनाएगा और मैं आज के लेक्चर से आपको चीजों के बारे में थोड़ा सा बताना स्टार्ट करूंगा। तो होपफुली आप लोग साथ में मेरे बने रहेंगे और चीजें लगातार क्लियर होती रहेंगी। इससे जितना भी डर वगैरह सब निकल जाएगा। हालांकि इससे डर होना नहीं चाहिए क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड होती है और बहुत ही कम इसमें मतलब कि इधर उधर की बातें होती हैं। लॉजिक आपके सामने होता है। अगर फॉर्मूला याद है, लॉजिक पता है, तो खत्म, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा। ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये स्कोरिंग भी है। स्कोरिंग भी है। हाँ, अगर फॉर्मूला याद नहीं है, चीजें नहीं पता है, तो फिर तो भाई वो स्कोर भी मतलब चला ही जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। तो चलिए मेंसुरेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आज है मेंसुरेशन लेक्चर 1। मैं आपको बताया था कि आज के लेक्चर को क्या क्या मिलने वाला है। उससे पहले तो ऑफकोर्स आज मैं अलग अलग आपको बताऊंगा कि यार मेंसुरेशन के अंदर हम किन किन फिगर्स के बारे में बात करने वाले हैं, मेंसुरेशन होता क्या है, और फिर एक पर्टिकुलर 2 डायमेंशन फिगर के अंदर एक पर्टिकुलर फैमिली ऑफ फिगर के ऊपर बात करके उसके ऊपर क्वेश्चंस करके आज के लेक्चर को रैप अप करने वाले हैं। तो ठीक है भाई, मेंसुरेशन क्या है? तो अगर मैं बात करूं कि मेंसुरेशन है क्या, तो बेसिकली हम एक चीज कह सकते हैं कि भैया मेंसुरेशन इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट, है ना। मेंसुरेशन इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट कि मतलब किस तरह से चीजों को मेजर करते हैं। ठीक है ना। किसको मेजर करना है, इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, यहाँ पे किसको मेजर करना है ना, ये भी तो बात है। इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। अब इसको किस तरीके से किस किस को मेजर करना है? लेंथ हो गई, यानी कि आपकी लंबाई चौड़ाई वगैरह, जो लेंथ हो गई जिसको लेंथ में करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ। क्या लेंथ पे आके बात रुक जाती है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। क्या लेंथ पे आके बात रुक जाएगी? नहीं, लेंथ पे आके बात नहीं रुकेगी। उसके अलावा कहां तक जाएगी? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। और इसके अलावा एरिया, है ना। अगर किसी चीज का एरिया है, सरफेस एरिया है या एरिया है, मतलब कि वो क्षेत्रफल बना रहा है कुछ, कैसा भी हो, बट वो एक प्लेन बना रहा है ना। मेजरमेंट ऑफ प्लेन। एरिया मतलब प्लेन की बात मैं कर सकता हूँ, प्लेन इस तरीके से जो एरिया बना रहा है। उसके अलावा क्या है? आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ सरफेस एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या? जो इंक्लोज्ड एरिया होता है, मतलब जैसे स्फीयर बॉल के अंदर वॉल्यूम है ना, जो वो सॉलिड बनाता है, जो एक्चुअली में सॉलिड की बात वो कर रहा है, एंड वॉल्यूम। तो बेसिकली मेंसुरेशन इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मेजर करना किसको? लेंथ को, एरिया ऑफ सरफेस को एंड वॉल्यूम को। मोटा मोटी यही होता है। इसके आगे चीजें लगातार चलती चली जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? यहाँ से पहली बार दो चीजें निकल के आती हैं। यहाँ पे पहली बार हमें दो चीजें पता चलती है कि एक्चुअली में भाई ये जो आपके पास फिगर्स बनती है, मतलब ठीक है दो टाइप की हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे को दो कॉन्सेप्ट मिलते हैं यहाँ से। एक क्या मिलता है हमारे पास? प्लेन्स। एक होता है हमारे पास प्लेन्स और एक होता है हमारे पास क्या? सॉलिड। ठीक है ना। तो प्लेन्स की बात अगर मैं करूं तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके टू डायमेंशनल प्लेन। अगर मैं कह रहा हूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, व्हाट आई वांट टू से व्हेन आई एम सेइंग द प्लेन। मैं प्लेन की बात करूं तो भाई ऐसे, जैसे मेरे हाथ है ये एक प्लेन है, कागज है वो एक प्लेन है, ठीक है ना। ऐसे ही दीवार है वो एक प्लेन है, फ्लोर है वो एक प्लेन है। चीजें जहां पे आपको सिर्फ 2 डायमेंशन में देखना है, मतलब कि जहां पे दो डायमेंशन का मतलब क्या हो भाई? जहां पे आप दो चीजों को वेरी करके उसको बना पाओ। कहने का मतलब जैसे कि अगर मेरे को प्लेन को बनाना है तो मेरे को दो लेंथ चाहिए होंगी बस, यानी कि दो लेंथ। अगर ये लेंथ है, ये लेंथ है, ऐसे, तो मैं प्लेन बना सकता हूँ। इसको वेरी करता रहूं मैं, ठीक है ना, लगातार इसको इस तरह से लगातार मैं वेरी करता रहूं, तो यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेथ अगर वेरी होती है तो मेरे पास प्लेन बन जाएगा लगातार। मतलब कैसे बन जाएगा? यहाँ पे मैंने एक आर्क बना दिया। तो मतलब प्लेन को बनाने के लिए बेसिकली दो चीजों की जरूरत होती है। कहने का मतलब 2 डायमेंशन इसको क्यों बोलते हैं, अभी मैं बता रहा हूं आपको। 2 डायमेंशन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लेन को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ एक कार्टेशियन चाहिए होता है, सिंपल सिंपल, है ना। ये आपका एक्स और वाई एक्सेस है ना। तो आप अगर एक्स पे कुछ दूरी चलोगे, फिर वाई पे कुछ चलोगे, फिर से एक्स पे चलोगे, फिर से वाई पे चलोगे। मैंने एग्जांपल के बता दिया कि एक स्क्वायर टाइप का
या एक रेक्टेंगल मान लो, तो ये प्लेन बन गया आपके पास। अब ये कैसा भी हो सकता है, ये ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, दैट इज टू डायमेंशनल। मतलब कि टू डायमेंशन में आप सिर्फ एक्स और वाई की हेल्प से इनको दिखा पा रहे हो, दैट इज योर प्लेन्स। ऐसी चीजें आपकी क्या क्या कहलाती हैं, प्लेन्स। और जिसकी दो डायमेंशन होती है दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ, है ना, लेंथ और ब्रेथ इनके ऊपर ही काम होता है जनरली। जबकि जब मैं सॉलिड की बात करता हूं, तो ये तो मैंने प्लेन की बात करी थी, जबकि जब मैं सॉलिड की बात करता हूं भाई, तो यहां पे मैं थ्री डायमेंशनल फिगर की बातें करता हूं, समझ रहे हो, थ्री डायमेंशनल फिगर की बात करता हूं। तो थ्री डायमेंशनल से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, थ्री डायमेंशनल बोलने से क्या मतलब है, बहुत ही सिंपल, जहां पे सिर्फ x और y में चेंजेस ना आके z में भी चेंजेस आने से, मतलब कि तीन आते हैं, x y ये प्लेन मान लो, इसको 3D फिगर मानो। 3D मतलब जहां पे x भी है, y भी है और z भी है। जैसे कि ये x y z इस तरह से मानो कि जैसे आपका कोई रूम है ना, आपके रूम का एक कोई भी कोना पकड़ लो यार, है ना, उस कोने में आपको तीन लाइनें जाती दिखाई देंगी, जहां पे मतलब दो दीवारें या फिर दीवार और फ्लोर आपका ज्वाइंट हो रहा है। तो दो दीवारें ज्वाइंट हो रही है, वो इस तरह से सीधी लाइन है आपकी जो कि छत तक गई है, दैट इज कॉल्ड द हाइट। वो आप मान लो z एक्सिस है ना। और फिर एक लाइन आपकी नीचे से गई इस तरीके से जो आपकी दीवार और फ्लोर को जोड़ रही है, दैट इज एक्स एक्सिस। एक लाइन आपकी ऐसे गई है मान लो, जो कि आपको दीवार और फ्लोर को जोड़ रही है, दैट इज वाई एक्सिस, लाइक दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीन चीजें हो जाती हैं। तो जब जब कोई भी फिगर या कोई भी आकृति इस आपके जोन में चली जाए, दैट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल फिगर। तो यानी कि देखो, अगर टू डायमेंशन था तो वो इस तरह से था, मान लो ये मेरे पास एक स्क्वायर है अभी, लेकिन अब इसको थ्री डायमेंशन बनाना है, यानी कि ये अभी वाई और जेड प्लेन में था, है ना, ये अभी वाई और जेड प्लेन में है, सिंपल सिंपल, ठीक है। अब इसका प्रोजेक्शन बाहर की तरफ आ जाए, यानी कि यहाँ पे भी एक्स प्लेन में भी थोड़ा सा अगर एक्टिव हो जाए, इस तरह से मैं इसको दिखाने लग जाऊं लाइक दिस, अगर एक्स प्लेन में भी आगे की तरफ आ जाए, सो दैट इज लाइक क्या हो जाएगा आपकी कहानी, 3D फिगर। अब ये 3D फिगर बन गया, क्या हो चुका है, अब इसके अंदर वॉल्यूम आ चुका है, अब ये क्यूबॉइड बन चुका है, क्यूब या क्यूबॉइड, अगर उसको एज अ क्यूब बन चुका है। तो ये थ्री डायमेंशनल फिगर आपके आ जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी लेंथ और ब्रेथ नहीं रहती, यहाँ पे क्या क्या होती है आपके पास, यहाँ पे आपके पास होती है लेंथ, ब्रेथ, है ना, लंबाई चौड़ाई, और साथ में आप कह सकते हो एक और चीज, ऊंचाई, हाइट। तो ये z एक्स्ट्रा फैक्टर इसमें आके जुड़ गया, ठीक है ना, ऊंचाई। तो जो नीचे आपका एक स्क्वायर रखा था, मान लो ये सिंपल स्क्वायर जो आपका रखा था, उसका जो प्रोजेक्शन आपने अगर ऊपर की तरफ देखा लाइक दिस, सो दैट इज योर 3D फिगर नाउ। क्लियर, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। सो इस तरीके से आप 2D और 3D फिगर देख पा रहे हो और समझ गए होंगे अंतर कि 3D और 2D में बेसिक अंतर क्या क्या है, कि प्लेन्स कैसे बनते हैं आपके, है ना, और आपके सॉलिड क्या होते हैं। तो ये सॉलिड हो जाते हैं आपके, जो वॉल्यूम को कर रहे हैं, मतलब ये पूरा सॉलिड बना रहा है, ये प्लेन नहीं है, ठीक है। तो प्लेन और सॉलिड में तो अंतर समझ में आ गया, 2D 3D में भी अंतर समझ में आ गया। यहाँ पे दो चीजें काम करी, लेंथ ब्रेथ, यहाँ पे दो तीन चीजें काम करी, लेंथ ब्रेथ हाइट। हालांकि इस तरह से इसको जनरलाइज करना सही नहीं कि लेंथ ब्रेथ हाइट, एक्चुअली में इसको जो बेसिक वाली वो है नोटेशन, दैट इज एक्स वाई एंड एक्स वाई जेड। तो मैंने दोनों ही चीजें आपको करके बता दी ताकि आपको समझ में आ जाए कोई बगैर किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ठीक है बॉस, आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ के हम देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सी हमारे पास फिगर्स हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ फिगर्स, जैसे कि अभी भी हमने देखा कि हमारे पास दो टाइप की फिगर है, ठीक है ना। तो अपने पास है एक 2D फिगर्स होती है अपने पास, एक है अपने पास 2D फिगर्स, ठीक है ना, टाइप ऑफ फिगर्स, और दूसरी है हमारे पास 3D फिगर्स, ठीक है ना। तो अब तो कोई मतलब समझाने की तो जरूरत नहीं है, पीछे आप समझ चुके हो कि थ्रू 2D और 3D फिगर्स होती क्या है। तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन सी फिगर आपकी 2D कहलाती हैं और कौन कौन सी आपकी 3D फिगर्स कहलाती हैं, वो कुछ एग्जांपल इस तरीके से, जैसे 2D के अंदर अगर आप लोगे तो क्या क्या आ सकता है आपका, सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल जो कि हमने बना के दिखाया था, है ना। रेक्टेंगल कैसा है आपका, 2D फिगर है ना, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, एक ही बात है मतलब, है ना, रेक्टेंगल स्क्वायर हो गया। या फिर आपका क्या बन सकता है, ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल भी कई टाइप के होते हैं, आइसोस्केल, ये ट्राइंगल, वो ट्राइंगल, जितने भी टाइप के ट्राइंगल सबके सब आपके 2D फिगर में ही आते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आपका क्या बन जाता है भाई, सर्कल आपका बन जाता है ना। सर्कल भी आपका एक जो है 2 डायमेंशन ऑफ फिगर में ही आता है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्फेयर स्फेयर कह रहा हूँ सॉरी, सर्कल हो गया, ठीक है ना, पेंटागन, हेक्सागन, है ना, या फिर अलग अलग टाइप का, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पॉलीगन। पॉलीगन समझ रहे हो, मतलब कि जहाँ पे चार से ज्यादा भुजाएं होती हैं, अगर 5 हो जाती तो वो बन जाता है पेंटागन, 6 हो जाती तो हेक्सागन, 8 हो जाती है ऑक्टागन, लाइक दिस। इस तरीके से आपके पॉलीगन, यानी कि बहुभुज जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिसकी 4 से ज्यादा भुजाएं होती हैं, दैट इज आपके या पॉलीगन, वो भी आपके जो है सिंपल सिंपल 2D फिगर्स होते हैं आपके, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे,
तो ये भी आपके 2D फिगर में ही काउंट हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आपका अलग अलग टाइप के ट्रेपेजियम वगैरह भी है ना, ट्रेपेजियम ये भी आता है। ट्रेपेजियम कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं है, सिंपल, सब कुछ पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबके सब आपके 2D फिगर में आते हैं। अगर अपन 3D फिगर की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाता है भाई, अगर यहाँ पे रेक्टेंगल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यूब, जो हमने अभी भी देखा था ना पीछे, वो क्या है, क्यूब या क्यूबॉइड है ना। जैसे ये यहाँ पे स्क्वायर था तो इसी का एक्सटेंशन, मतलब आगे इस तरह से ले जाके स्क्वायर में डब्बा बना दिया, एक तरीके से बॉक्स बना दिया, दैट इज क्यूब या क्यूबॉइड, है ना, क्यूब या क्यूबॉइड, क्यूब क्यूबॉइड होता है हमारे पास यहाँ पे, है ना। और या फिर क्या होता है भाई, वहां पे सर्कल है तो यहाँ पे क्या होता है अपने पास, सर्कल को ही अगर आप मतलब की प्रोजेक्शन देख लोगे पूरा पूरा, बॉल समझ लो ना, बॉल आपकी बॉल है अगर, तो वो क्या बनता है आपका, दैट इज स्फेयर, दैट इज ऑल्सो 3D फिगर। 3D फिगर क्यों है, क्योंकि भाई वो जाहिर सी बात है 3 डायमेंशन में चेंज हो रही है और वो वॉल्यूम बना रही है। 3D फिगर की पहचान क्या है, ये वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। तो 3D फिगर की जब भी बात होगी तो हम यहाँ पे एक चीज आ जाएगी, सरफेस एरिया वगैरह तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे जनरली इसकी पहचान होती है कि ये वॉल्यूम बनाते हैं ना, ये वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। और ये 2D फिगर जो होती है आपकी, ये क्या करते हैं, ये आपका एरिया बनाते हैं, जनरली सरफेस एरिया बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पे सरफेस एरिया नहीं होगा, यहाँ पे भी सरफेस एरिया होता है, इनका भी एरिया होता है, लेकिन ये जनरली आपका ये जनरली आपकी जो इनकी पहचान है, ये 2 डायमेंशन फिगर की पहचान है कि एरिया बनाते हैं आपका। या फिर मैं सिर्फ सरफेस एरिया ना लिखते हुए यहाँ पे, मैं यहाँ पे एरिया ही लिख देता हूँ, क्योंकि सरफेस एरिया तो आपका इनके पास भी होता है। तो ये जो है आपके 2 डायमेंशन वाले फिगर, दैट इज नोन एज, क्योंकि ये एरिया बनाते हैं और ये वॉल्यूम को इनक्लोज करते हैं, ठीक है ना। तो क्यूब क्यूबॉइड हो गया, स्फेयर हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा क्या, सिलेंडर हो गया, है ना, सिलेंडर देखा है, अरे जो घर में रखा होता है सिलेंडर, वही शेप, मतलब उसी टाइप की शेप की बात हो गई, ठीक है ना, दैट इज सिलेंडर। तो सिलेंडर हो गया आपका, कोन हो गया, कोन जो बर्थडे हैट आती है ना, याद है हैप्पी बर्थडे वाली हैट, वो विजर्ड वाली हैट होती है जो ट्रायंगल वाली, है ना, इस तरीके से कोन वाली हैट, या आइसक्रीम का कोन जैसे होता है, दैट इज कोन। तो इस टाइप की जो फिगर्स होगी दैट इज 3D फिगर्स में आती है, जो कि वॉल्यूम आपकी इनक्लोज करती है, ठीक है ना, या सॉलिड कहलाते हैं, या फिर या तो वॉल्यूम इनक्लोज करें, वही बात है, मतलब सॉलिड कहलाए, ठीक है। और 2D फिगर आपकी प्लेन, जो एरिया आपका करती है। तो ये इतनी फिगर्स हैं मोटा मोटी, जिसको हम पढ़ने वाले हैं अपने इस पूरे लेक्चर की सीरीज में, यानी कि पूरे मेंसुरेशन के अंदर। तो ये पूरी कहानी है जो आपका सीक्वेंस चलेगा, सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट हाँ ये सब पढ़ना है हमें, ठीक है ना। इन सब के बारे में पढ़ना है, इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज, इनको पहचानना कितने टाइप का है, और इनके फॉर्मूले और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे इस पूरे मेंसुरेशन लेक्चर की सीरीज में आपको मिलने वाला है। तो ठीक है, आज की स्टार्टिंग करते हैं। आज का लेक्चर जो स्टार्ट होने वाला है वो होगा आपका 2 डायमेंशन फिगर पे, यानी कि आज हम रेक्टेंगल की बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। जाहिर सी बात है एक लेक्चर में तो सारे नहीं हो सकते, तो आज हम रेक्टेंगल या स्क्वायर की बात करें, क्योंकि क्योंकि इसकी कहानी एक ही फैमिली के अंदर आती है, तो आज हम रेक्टेंगल या स्क्वायर की बात करेंगे। सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर की। तो भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि 2D फिगर है, ठीक है ना। कैसी फिगर है, इट इज अ 2 डायमेंशन फिगर, ठीक है। तो 2D इन शॉर्ट, या फिर पूरी अगर आप लिखना चाहो तो 2 डायमेंशन या 2 डायमेंशनल फिगर ही आपकी कहलाती है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर कैसे बनते हैं भाई, एक अपने एक लेंथ ली, है ना, और एक ली क्या, ब्रेथ ली, ठीक है ना, और इसको इस तरीके से जोड़ दिया लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये सपोज दैट आपकी लेंथ है ना, L, और ये सपोज दैट ये आपकी ब्रेथ है B। इस तरीके से मैं खाली अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नीचे वाले को चाहे लेंथ मान लो, इसको B मान लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना ही एग्जामिनर को पड़ता है। तो लेंथ और ब्रेथ ये इस तरीके से होगी। तो ये जब ऐसा बनता है, सो इस चीज को बोला जाता है रेक्टेंगल। हालांकि आपको पता है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये बोला जाता है आपका रेक्टेंगल। और जहां पे आपका L और B बराबर हो जाए, यानी कि L इज इक्वल टू B, अगर ऐसा केस बन रहा है तो उसको आपका कहा जाता है क्या, स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो उसको आपका क्या कहा जाता है, उसको आपका कहा जाता है स्क्वायर। तो यानी कि जहां पे L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू मान लो A हो जाए लाइक दिस, तो वो हो जाता है आपका स्क्वायर, यानी कि ये भी A, ये भी A। अब जाहिर सी बात है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि इसके पैरेलल है अगर ये, तो ये भी B होगा और ये भी B होगा, मतलब ये B होगा और ये L होगा सामने सामने का, ठीक है ना। तो बताने की जरूरत नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट साधारण A हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है दैट इज योर स्क्वायर। समझ में आ रही बात। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर 2 डायमेंशन फिगर हमें पता थे, हमने यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे इसके सिंपल सिंपल से फॉर्मूले आ जाते हैं। तो भाई अगर मैं सबसे पहली चीज करूं, तो क्योंकि इसकी पहचान ही 2 डायमेंशन फिगर है, तो ये क्या बनाएगा, एरिया बनाएगा।
तो भाई इनका एरिया कितना होगा, ठीक है ना। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा भाई, सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। सो एल इंटू बी, दैट इज द एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ इज द एरिया। वहीं अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, है ना, वहीं अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, ठीक है ना, या फिर मैं इसको इस तरीके से ना टेबल में लिख देता हूं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, कि एक जगह पे मैं अपना क्या कहते हैं ऐसे, एक जगह पे मैं रेक्टेंगल की बात कर लेता हूँ, रेक्टेंगल लिख के, और एक जगह पे मैं स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो वो एक तरीके से टेबल की फॉर्म में आ जाएगा, एंड दैट वुड बी मच मच हेल्पफुल, इजंट इट। तो भाई अगर मैं यहाँ पे, हाँ, एक जगह पे अपन लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ना पूरा का पूरा। तो एक जगह पे हम बात कर रहे हैं किसकी, रेक्टेंगल की, और एक जगह पे हम बात कर ले रहे हैं स्क्वायर की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम चीज़ देखें, दैट इज द एरिया। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अगर मैं बात करूं तो दैट इज एल इंटू बी। एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो वो भी एल इंटू बी ही होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एल और बी दोनों की दोनों ए हैं, तो दैट वुड बी ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत सिंपल है, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है, और ये फॉर्मूला तो बचपन से यूज करते आ रहे हैं हम लोग कई कई बार, ठीक है ना। तो ये आपका होता है एरिया। एरिया के बाद अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पे एक चीज है कि अगली चीज आती है यहाँ पे डायगोनल। क्या आता है, डायगोनल। डायगोनल मतलब मैक्सिमम लेंथ जो इसके अंदर रखी जा सके। अभी जो मैं बात कह रहा हूँ उसको समझ लेना। डायगोनल मतलब कि मैक्सिमम लेंथ होती है जो इस तरह से बीच में रख सकते हैं। एक मतलब कि एक कमरे के अंदर आपको अगर फर्श पे कोई मैक्सिमम लेंथ की रॉड रखनी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरे कमरे के अंदर, मैं कह रहा हूँ सिर्फ फर्श पे। मेरी बातों पर जरा ध्यान देना, कमरे की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फर्श की बात कर रहा हूँ। फर्श पे अगर आपको मैक्सिमम लेंथ की रॉड रखनी तो कितनी लंबी हो सकती है, आप उसके एक कोने से दूसरे कोने तक जितनी लेंथ है उसको नाप लो, उतनी लंबी रॉड आप रख सकते हो। समझ रहे हो। तो दिस इज द मैक्सिमम लेंथ कैन बी फिटेड इनटू अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल इज सेट टू बी द डायगोनल, ठीक है। तो भाई डायगोनल की अगर मैं बात करूं तो डायगोनल क्या होगी, अब सिंपल सी बात बताना जरा। डायगोनल समझ गया ना, क्या ये ब्लू वाला, दिस इज द डायगोनल, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला लाइक दिस इज द डायगोनल। तो भाई डायगोनल क्या होगा, सिंपल सी बात है, जरा देखना यहाँ पे एक ट्राइंगल टाइप का बन रहा है, और हमें पता था कि अगर ये ट्राइंगल टाइप का बन रहा है तो ये कहीं ना कहीं मेरे को ये एच जैसा दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज की तरह दिख रहा है। और हम हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर पढ़ के आए थे, बल्कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही पता है एक बहुत प्यारा सा लॉ, क्या होता था वो, पाइथागोरस थ्योरम। पता है हमें क्या होता है वहाँ पे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि बन जाएगा लेंथ, और बेस जो कि बन जाएगा, बेस है यहाँ पे मतलब ब्रेथ है यहाँ पे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो एच निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। समझ रहे हो फॉर्मूला कहाँ से आया, समझ में आई बात या नहीं आई। ये कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला किसकी हेल्प से आया, विद द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस भैया की हेल्प ली हमने यहाँ पे। किसी को याद नहीं आएगा तो मैंने बता दिया यहाँ पे। तो ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है भाई, ये यहाँ पे वहां पे जाके रट्टे मार के मत बैठ जाना। ये पाइथागोरस ही था जिसको आपने पहले ही याद कर रखा, और कुछ नहीं है। इसको देख लो, एक ट्राइंगल की तरह देख सकते हो इसे पूरा का पूरा। जहाँ पे इसका ये एल दिखेगा आपको इसकी लेंथ की तरह, ये इसको दिखेगा इसकी क्या कहते हैं, विथ की तरह, या फिर इसकी ब्रेथ की तरह, लाइक दिस, या बेस की तरह, ठीक है ना। या हाइट या बेस इस तरह दिख रहा है। हमें पता है कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये किसी भी ट्राइंगल में होता है। अगर ये ट्राइंगल देख रहे हो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। उसी की हेल्प से हमने यहाँ पे डायगोनल निकाल लिया। और जब इसका डायगोनल निकाल लिया तो भाई इसके डायगोनल निकालने में कोई दिक्कत है क्या, इसका भी डायगोनल वही होगा स्क्वायर का। अरे स्क्वायर है तो यहाँ पे बस ए है, तो यहाँ पे भी ए है, जाहिर सी बात है। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही रहेगा सिंपल। अब कई बच्चे क्या होता है, इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर एक बार बाहर आ जाएगा कॉमन, अंदर वन प्लस वन बचा, वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट टू। तो ए स्क्वायर रूट टू इस तरह, सॉरी ए स्क्वायर नहीं आएगा बाहर, कितना आएगा बाहर, ए आएगा ना, क्योंकि ए स्क्वायर मतलब बाहर आके क्या हो जाएगा, सिंपल ए में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज ए रूट टू। तो इसको याद कर लेते हैं भाई, याद करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा पाइथागोरस की हेल्प से ही आया है। इस तरीके से उसको समझ लेंगे। समझ में आई बात। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के फॉर्मूले साथ साथ आपके सामने इस तरह से आंखों के सामने मैं लिखता चल रहा हूँ। तो एरिया का फॉर्मूला आ गया, डायगोनल का फॉर्मूला आ गया। अगली चीज आती है पेरीमीटर।
अगली चीज आती है यार क्या, पेरीमीटर। ये पेरीमीटर क्या है सर, पेरीमीटर भैया कुछ और नहीं है, पेरीमीटर बहुत सिंपल, मैं बता देता हूँ आपको। इसकी एक्चुअली में चारों तरफ जो बाउंड्री है दैट इज सेट टू बी पेरीमीटर। और इसका ही नहीं है, किसी का भी, सर्कल का भी पेरीमीटर, मतलब जो उसकी बाउंड्री किसी भी 2 डायमेंशन फिगर को जो बांध के रखा है, जो उसकी आउटर बाउंड्री है, आउटर लेयर है, दैट इज सेट टू बी द पेरीमीटर। वेदर इफ इट इज रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, कुछ भी हो, तो पेरीमीटर सबकी होती है। तो पेरीमीटर इसकी कितनी हो जाएगी, समझ रहे हो ना। अब जो अगर हिंदी में पढ़े हुए हैं बच्चे पहले, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, सब बातें वही है, कोई नया नाम नहीं आ गया पेरीमीटर की। अब बात अगर मैं करूँ या किसी की भी मैं बात करूँ, वैसे आप जानते हो यार, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर हिंदी वाला है कोई तो मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश सब बराबर है, यहाँ पे मैथ्स की भाषा चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। पेरीमीटर की अगर मैं बात करूँ तो भाई सिंपल सिंपल सी बात है, इसके केस में तो क्या हो जाएगा भाई, एल 2 बार है, बी 2 बार है, यानी कि 2L + 2B, यानी कि ट्वाइस ऑफ L + B, है ना, ट्वाइस ऑफ L + B। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। और अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर की बात करूं, समझ रहे हो ना, ये दोनों अलग अलग कहानी चल रही है, समझ पा रहे हो ना। और अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो पेरीमीटर कितनी हो जाएगी स्क्वायर में, भाई ए 4 बार ए है, तो दैट इज A + A + A + A, दैट इज 4A। समझ में बात आई नहीं, तो ये हो जाएगी आपकी इसकी पेरीमीटर। तो ये आपके मेन फॉर्मूले हो जाते हैं, समझ में आई बात। तो ये आपके सिंपल 2 डायमेंशन फिगर क्या है, रेक्टेंगल, स्क्वायर क्या है, और उसके मेन फॉर्मूले कहाँ से किस तरीके से आए, ये सब कुछ हमने देख लिया यहाँ पे। ये छोटे छोटे से फॉर्मूले, इन्हीं के बेस पे अलग अलग ट्रिक लगा के, इसी के अंदर जो है थोड़ा सा परसेंटेज वगैरह, थोड़ा सा यार R&P रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह का पार्ट डाल के, या फिर थोड़ा सा मतलब अलग अलग कॉस्टिंग इफेक्टिव वाला पार्ट डाल के, कॉस्ट वगैरह का पार्ट डाल करके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो किस टाइप से इससे क्वेश्चन, कॉस्ट वाला पार्ट मतलब क्या है, जैसे किसी रूम को पेंट करना है, वॉल्स को पेंट करना है, या किसी चीज को पेंट करना है, तो कितनी कॉस्ट लगेगी, तो एरिया का ही क्वेश्चन है। तो बेसिकली एरिया के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, डायगोनल के ऊपर है, कभी कभी पेरीमीटर के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर से। तो किस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछ सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ही समझ में आ जानी चाहिए, और आई थिंक समझ में आ भी गई होंगी विदाउट एनी डाउट, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये सब बातें बिल्कुल क्लियर रखना है अपने माइंड में, ओके। चलिए सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। आपको समझाने के लिए क्वेश्चन कराने भी जरूरी है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, ये कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम आर 15 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो उसने बोल दिया कि लेंथ और ब्रेथ जो है किसी रूम की, रेक्टेंगुलर रूम है, अगेन रेक्टेंगल मतलब स्क्वायर तो नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, वो तो हमें दिख भी रहा है यहाँ से सर, 15 मीटर और 8 मीटर है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, इस तरह से मान लेते हैं, कोई रूम बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको मान लिया अपन ने 15 मीटर, और इसको मान लिया अपन ने 8 मीटर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना इसमें, बिल्कुल क्लियर है फंडा। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है फंडा, इसमें इसमें तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई परेशानी नहीं। तो पहली चीज वो कह रहा है कि फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ द रूम। भाई इसमें कुछ भी करने की जरूरत है क्या, फाइंड दी पेरीमीटर। अपन जानते हैं सर पेरीमीटर तो कुछ नहीं है, उसकी बाउंड्री की ही बात कर रहा है ये। पेरीमीटर का मतलब क्या है, उसकी बाउंड्री की बात कर रहा है सर। हमें पता है कि ट्वाइस ऑफ L + B इसका हो जाता है। तो यहाँ पे L + B कितना है, 18 + 5 23, या फिर 18 को 2 बार, मतलब 15 को 2 बार कर दो, 8 को 2 बार कर दो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो दैट इज 2 × 15 + 8, 15 + 8 हो जाता है आपका 23, और 23 × 2 कितना हो जाता है आपका 46। तो पेरीमीटर कितना आ गया आपका 46 मीटर्स, है ना, 46 मीटर्स इसकी पेरीमीटर आ गई। पहला आंसर तो अपने पास आ गया विदाउट एनी डाउट, ठीक है ना, तो पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम। तो भाई इसका जो फ्लोर है इसका एरिया बताना है, यानी कि कंप्लीट एरिया बताना है। बहुत ही सिंपल, सीधा डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है पहला, और ऐसे ही क्वेश्चन अभी मैं कुछ करा रहा हूँ फॉर्मुला बेस्ड ही। डायरेक्ट थोड़े से इसके तिकड़मबाजी वाले क्वेश्चन फिर कैसे बनेंगे ना, उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं और आगे तक जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम। तो भाई फ्लोर का एरिया बता देना है। तो फ्लोर का यानी कि इसका पूरा यही सरफेस जो है इसका एरिया बता रहे हैं। तो कितना होता है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, पता है हमें, दैट इज 15 × 8। कितना जाएगा 15 × 8 यानी कि 120।
और एरिया की यूनिट क्या होती है, क्योंकि ये मीटर मीटर आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, दैट इज मीटर नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा मीटर स्क्वायर। सो 120 मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात या नहीं आई? तो मीटर स्क्वायर, ये जो यूनिट्स वगैरह इसका भी ध्यान रख लो। वैसे तो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका, बट फिर भी क्योंकि कई बार मीटर में सेंटीमीटर में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए यूनिट का भी थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी हो जाएगा आप लोगों के साथ। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। सी, find the maximum possible length of the rod that can be put on the floor। तो भाई मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ की बात वो कर रहा है। अभी भी पीछे मैं बता ही चुका हूं यार। मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी फिटेड, है ना, दैट कैन बी फिटेड, अब चाहे स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो, that can be fitted in रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर हो। वो लेंथ क्या होती है मैं लिख दे रहा हूं एक बार बाय डिफॉल्ट, इस मैक्सिमम लेंथ दैट कैन बी फिटेड इन रेक्टेंगल या स्क्वायर इज द डायगोनल। क्या होती है वो? डायगोनल होती है। तो भाई वो इसकी बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है। तो डायगोनल का फॉर्मूला भी अगर याद नहीं, ये है डायगोनल आपकी डी। तो डायगोनल का फॉर्मूला भी याद है, तो सिंपल हमें पता है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ से हम क्या पाइथागोरस भैया की हेल्प ले सकते हैं। तो सिंपल हमें पता है कि डी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। समझ रहे हो? मतलब अंडर रूट तो नहीं आएगा यहाँ पे, फिर स्क्वायर अगर अंडर रूट आ रहा है वहाँ पे तो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, है ना। स्क्वायर हटा के तो अंडर रूट आया था, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हमें पता था, और फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी हमें पता है। तो हमें तो भाई यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जब इसको सॉल्व करने बैठोगे आप, तो आई थिंक दैट वुड बी 17 आ जाएगा आपके पास, जो कि आपका आंसर होगा। समझ रहे हो? तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन की हेल्प से मैंने तीनों फॉर्मूले यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए कि तीनों फॉर्मूले किस फॉर्म में बिल्कुल बेसिक तरीके से पूछते हैं, और बिल्कुल बेसिक तरीके से, मतलब इतना आसान क्वेश्चन शायद ना आए, बट फिर भी क्योंकि बेसिक से करनी शुरुआत हुई, हमने शुरुआत कर ली। अब वो क्या कह रहा था, साइड ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज 20 मीटर। अब की बार क्या है भाई, अब की बार स्क्वायर की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अब की बार वो स्क्वायर की बात कर रहा है। स्क्वायर की बात करें तो भाई जाहिर सी बात है, सबकी जो साइड्स है बराबर होंगी। तो अगर एक साइड 20 मीटर है, उसने बोल दिया, तो सारी की सारी आपकी 20 मीटर ही होने वाली हैं बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे कोई शक किसी को भी नहीं है, क्योंकि उसने स्क्वायर बोला है, ठीक है ना। द साइड ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज 20 मीटर। एक ही उसने इसलिए बताई, बाकी सबके सब 20 है। फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन। तो भाई सिंपल सी बात है भाई, एरिया की अगर मैं बात करूं तो मेरे को पता है कि एरिया स्क्वायर का कितना होता है, ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। सिंपल। एंड ए की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, दैट इज 20 मीटर। मीटर से मीटर की मल्टीप्लाई स्क्वायर आ जाएगा, 20 की 20 से हो जाएगी, दैट इज 400 मीटर स्क्वायर। कोई किसी को डाउट है यहाँ पे, कोई समस्या? 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, या 400 स्क्वायर मीटर, इस तरह से बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो ये तो हो गया आपका सिंपल पहले वाला पार्ट। दूसरे पार्ट में वो क्या कह रहा है, ही सिंग पेरीमीटर और बाउंड्री ऑफ द गार्डन। यहाँ पे उसने बोल भी दिया, कितना शरीफ है, और बाउंड्री से बोल भी दिया। बाउंड्री कितनी होगी सर, पेरीमीटर या बाउंड्री, याद रखेंगे पेरीमीटर मतलब बाउंड्री होता है, चाहे वो किसी भी 2D फिगर की बात करे, ठीक है ना, किसी भी 2D फिगर की बात करें, वेदर इट इज सर्कल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, ध्यान रखना है चीज। तो पेरीमीटर कितनी, क्योंकि स्क्वायर है तो यानी कि 4 इंटू ए, फॉर्मूला याद है। और फॉर्मूला क्या है, सीधी सी बात है, इसकी बात है तो चारों बाउंड्री जोड़ देंगे, तो यानी कि 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, दैट इज 80। अभी मीटर स्क्वायर में ही आएगा, ये मीटर में ही आएगा, है ना, मीटर। क्लियर? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे जोड़ रहे हैं। जब मल्टीप्लाई इन द सेंस कि यहाँ पे जोड़ा है, मल्टीप्लाई तो खैर इसकी 4 की एक साथ हुई, 4 की यूनिट तो कुछ भी नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। यहाँ पे क्योंकि दो को इन दोनों की यूनिट मीटर थी, इसलिए मीटर स्क्वायर आता है यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम, उसके बाद सी बोल रहा है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर ऑफ द गार्डन। अगेन भैया बहुत सिंपल, लास्ट वाला रेक्टेंगल था तो यार स्क्वायर, तो क्या कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा, डी तो यही रहने वाला है। और पाइथागोरस भैया को हम फिर से याद करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यानी कि अगर डायगोनल की बात अगर हम करें, तो डायगोनल के लिए हम सिंपल फिर से वही यूज करेंगे रूल, डायगोनल डी इज इक्वल टू, अगर हमें निकालना है, दैट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। चाहे तो ऐसे कर लो, अगर वो याद ना आ रहा हो
अदरवाइज तो आपको पता ही है कितना था फॉर्मूला, आपका ए बाहर आ जाता था और ए रूट टू होता था, दैट इज द बेसिक फॉर्मूला ना, आपका ए बाहर आ जाता था और रूट टू अंदर आ जाता है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, ए बाहर आ जाएगा यानी कि 20 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, रूट टू रह जाएगा। सो 20 रूट टू और और इसकी यूनिट कितने में रहेगी आपकी, सिंपल सिंपल आपका डायगोनल है, लेंथ है ये, तो मीटर में इसकी यूनिट आपकी रहने वाली है। क्लियर, ये लेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 20 रूट 2 मीटर, या फिर इसको अगर इसको और ज़्यादा खोल के लिखोगे सो दैट इज आई थिंक 28.28 मीटर, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू निकाल दोगे ना, अगर रूट 2 की वैल्यू कितनी है 1.414, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेटिंग आंसर 28.28 मीटर्स। क्लियर, तो ये आपका दो तरीके से, मतलब इन द सेंस एक बार रेक्टेंगल के साथ एक बार स्क्वायर के साथ बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला यूज करते हुए हमने क्वेश्चन करे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला यूज करते हुए एक बार रेक्टेंगल के साथ एक बार स्क्वायर के साथ। कंफ्यूज नहीं होना, रेक्टेंगल स्क्वायर एक जैसी ही चीजें हैं, बस ऐसा रेक्टेंगल जहां पे आपकी लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको स्क्वायर कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजों में कोई दिक्कत किसी को भी होनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सो दिस इज वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन इज 12 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब देखो थोड़े से आपके बढ़िया क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन थोड़े से आने शुरू हुए। तो क्या करा है, एक रेक्टेंगुलर लॉन की बात करा है, तो ठीक है बॉस हम बना लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो एक हमने क्या करा है यार, एक सिंपल सा एक रेक्टेंगुलर लॉन बना लिया। तो ये रेक्टेंगुलर लॉन है, अब वो क्या कह रहा है कि वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन इज 12 मीटर, तो एक साइड उसने उसकी 12 मीटर बता दी। तो मान लिया कि ये वाली साइड उसकी 12 मीटर है, मान लिया ये वाली 12 मीटर तो यार भी 12 मीटर होगी, ये वाली साइड हमें नहीं पता, उसने नहीं बताई, ठीक है ना। ये वाली मान लिया हमने x मीटर, तो ये वाली x मीटर, तो ये वाली भी x मीटर हो जाएगी, मान लिया हमने खाली। और उसने क्या बताया, उसकी डायगोनल बता दी, इट्स डायगोनल इज 13 मीटर। तो जो डायगोनल है यानी कि ये वाली लेंथ है, अब चाहे ये, अब कोई बच्चे कहेंगे सर ये वाली नहीं, ये वाली बोलो या ये वाली बोलो, जब भी मैं रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात करता हूँ तो उसमें हमेशा दो डायगोनल होती है, और याद रखना रेक्टेंगल स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स बराबर होती हैं, ठीक है ना। अभी ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है ना, कि किस तरीके से होने वाला है, और आगे चीज़ें थोड़ी सी अलग अलग होंगी। वैसे मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी, आगे मैं थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग करके बताऊंगा। तो अभी वाला स्टेटमेंट खाली मेरा स्क्वायर के लिए मानना, स्क्वायर में बराबर होंगी, ठीक है ना। अभी मैं और चीज़ें समझाने वाला हूँ इसके अंदर आगे, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, फिलहाल तो इसको समझ लीजिए जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। ओके, तो इसकी लेंथ उसने बता दी 13 मीटर, ठीक है ना, जो आपकी डायगोनल गई है उसकी लेंथ उसने बता दी 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब भाई मेरे को फील्ड का एरिया बताना है, इस पूरे फील्ड का एरिया कैसे बता सकता हूँ जरा बताओ। मैं जानता हूँ कि आप लोग निकाल के दिखा सकते हो मेरे को, बट फिर भी मैं थोड़ा सा रुका हूँ। सिंपल यार, एरिया निकालने के लिए मेरे को ये एक्स चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है दिस इंटू दिस, तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। और मेरे को पता है, अब मैं पाइथागोरस भैया की हेल्प ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है डी का स्क्वायर, या फिर मैं सीधी सी बात बोलूँगा डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है आपका अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा आपका, एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। समझ पा रहे हो, बार बार मैं बेसिक से जा रहा हूँ, पाइथागोरस फॉर्मूला का कोई यूज ही नहीं होगा। आज तक मेरी क्लास करी है आप लोगों ने, इससे पहले भी जितने मैंने टॉपिक्स कराए आप जानते हो कि क्योंकि फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंसी सबसे कम होनी चाहिए, बट हालांकि यहाँ पे फॉर्मूले की डिपेंडेंसी बहुत बनती है, तो मैं कम से कम रखते हुए चल रहा हूँ। जो पहले ही फॉर्मूले आपने याद करे हुए हैं वही काफी है, उसको ही जितना यूज कर सकते हैं यहाँ पे करते हुए चल रहे, तो कोई रट्टू तोते वाली बात नहीं है। सिंपल 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इस तरीके से कहानी आने वाली है। और डायमीटर तो हमें पता ही है, दैट इज कितना था, 13 था, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम लिख देंगे, और फिर यहाँ पे क्या दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, तो सिंपल सिंपल 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर, बाद में चलो लिख लेंगे 144 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 169 माइनस इसको उठा के मैं इधर लिया है, दैट इज 144 है ना, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फाइनली एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169 में से 144 गया, कितना बचा बेटा, दैट इज 25। और यहाँ पे हम दोनों साइड का अंडर रूट ले लेंगे, तो दैट इज एक्स कितना आ जाएगा आपका 5 है ना, 25 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर, तो आपका जो है एक्स की वैल्यू आ गई 5, तो अपन को पता चल गया कि ये आपका 5 मीटर है। और जैसे ये 5 मीटर पता चला, क्या एरिया निकाल दोगे क्या, जी हाँ एरिया निकाल सकते हैं। अब एरिया क्या निकाल सकते हैं, हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो सिंपल सर अगर लेंथ हमारे पास 12 है तो हमारे पास ब्रेथ भी आ चुकी, दैट इज 5। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये था लेंथ, अरे भाई कुछ भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे तो 12 इंटू 5 दैट इज 60 मीटर स्क्वायर, 60 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। बात समझ में,
तो ये भी क्वेश्चन सीधा ही था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दिया। इसमें जो है इस बार सीधा सीधा ना दे करके और आपको जो है डायगोनल दे दिया और आपसे बोल दिया। अब इसी क्वेश्चन थोड़ा सा और टेढ़ा करना चाहेगा तो क्या बोलेगा कि भाई उसके अंदर एक लेंथ, उसके अंदर एक रॉड रखी हुई है जो कि दोनों एजेस पे टकरा रही है, या फिर बोलेगा कि एक मैक्सिमम लेंथ की रॉड उसके अंदर 13 मीटर की रखी जा सकती है। ऐसा भी नहीं बोला कि रखी हुई है, समझ लो। तो डायगोनल को डायरेक्टली ना बोल के कुछ और नाम से बोल सकता है, तो वो अलग टाइप का मॉडल बन जाएगा। हालांकि कुछ अलग टाइप का मॉडल नहीं है, मॉडल तो यही है ना, मॉडल तो यही है, बस उसको फ्रेम करने का तरीका दूसरा है। तो अलग अलग तरीके से फ्रेम करने का कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगली चीज वो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। अब देखो ये और हो गया, अब फिर से रेक्टेंगल की बात है, तो आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी बोले वो बनाते चलो। रेक्टेंगल बोले रेक्टेंगल बनाओ, स्क्वायर बोले स्क्वायर बनाओ, ठीक है ना। क्या बोला है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो भाई इसकी एक तो लेंथ मान लो और एक इसकी ब्रेथ मान लो, समझ लो। तो मान लो इसकी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो भाई मान लो कि इसकी जो ब्रेथ है दैट इज ये रही इसकी ब्रेथ बी है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, b+1 हो जाएगी, है ना। समझ रहे हो। अब चाहे यहाँ पे b रख लो, चाहे यहाँ पे b+1 रख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइक दिस, इस तरह से वो बोल रहा है। यहीं पे b रख लो तुम, नहीं तो तुम्हें लगेगा अजीब से। यहीं पे b रख लेता हूँ मैं, नहीं तो तुम्हें, क्योंकि वो b वो छोटा लग रहा है, वो बड़ा लग रहा है, इसलिए तुम लोगों की उसके लिए यहाँ पे b ही रख लो, यहाँ पे b+1 रख लो। अब थोड़ा सा फिजिकल तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना, ये b है, ये उससे एक बड़ा हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है। ओके, तो क्या है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर, अब यहाँ पे सेंटीमीटर है, कहानी ध्यान रखना, मोर देन इट्स ब्रेथ। द डायगोनल इज 29 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब उसने क्या बोला, इसके जो डायगोनल यूज हो रही है दैट इज ऑल्सो कितना बोला उसने, 29 सेंटीमीटर। अगेन अगर उसको डायगोनल ना देना होता तो वो बोल सकता था कि भाई मैक्सिमम लेंथ की कोई रॉड जो है रखी जा सकती है, दैट वुड बी अराउंड 29 सेंटीमीटर, ऐसे वो बोल सकता था, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब क्या है भाई, अब तो थोड़ा सा और कहानी थोड़ी सी यहाँ पे उलझती हुई नजर आ रही है, क्यों, क्योंकि ये b+1 है, ये b हो गया मेरे पास, ठीक है ना, लाइक दिस, ये मेरे पास b+1 हो गया, और सर मेरे पास तो ये अपना जो है, अगर मैं b+1 और b को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास एरिया आ जाएगा, लेकिन मेरे पास क्योंकि b की वैल्यू नहीं है तो मेरे को पहले b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और दैट इज अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो थोड़ी सी चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, बट कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी से हम डरते नहीं है सर, हम निकाल के रहेंगे। आप समझ लो, निकाल के रहोगे। सो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ+1, बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो कि आपको बना के चलना है। और यार फिर तो उसके बाद यहाँ पे अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, आप जानते हो कि 29 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब मेरे को बार बार लिखने की जरूरत तो है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, है ना, वही यार पाइथागोरस लगाए, पाइथागोरस भैया को यूज करते हुए, सिंपल। सो दैट वुड बी b+1 का होल स्क्वायर एंड प्लस के कितना, b का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वही चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं बार बार। तो भाई अब दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो भाई अब दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे जो है अपनी कहानी सिंपल कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल पहले 29, इसको जरा खोल लेते हैं एक बार कि अंदर आपका कितना आने वाला है, और फिर उसके बाद यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। आई थिंक इसको फॉर्मूला खोल देंगे, दैट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, लाइक दिस, इस तरह से करके खोल देंगे। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, लाइक दिस, 2b आ जाएगा और यहाँ पे b स्क्वायर रहेगा। तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना बनेगा, 2b स्क्वायर बन जाएगा। सो दैट वुड बी 29 इज इक्वल टू, है ना, 2b स्क्वायर प्लस के हाँ ठीक है, 2b स्क्वायर प्लस के 2b, लाइक दिस, इस तरीके से बन जाएगा ना, ठीक है। तो अब ये कहानी कुछ इस तरीके से बन गई भाई। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लाइक दिस, इस तरह से बन जाएगा, और अब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो अपने पास जो कहानी बच के आने वाली है, मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे कहानी किस तरीके से बन के आएगी। इसका स्क्वायर करोगे आप, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो आपको एक सिंपल सी इक्वेशन में मिल जाएगी, दैट वुड बी b स्क्वायर, दैट वुड बी 2b स्क्वायर प्लस के 2b इज इक्वल टू 840। अच्छा 2b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 भी था ना इधर, ठीक है।
सो कितना आ जाएगा, दैट इज 840, ठीक है ना। 841 आई थिंक इसका स्क्वायर आता है ना, ठीक है ना। तो ओके, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, सिंपल सिंपल सा कि स्क्वायर करा तो फिर वहाँ से आप ले जाके इसको 1 को घटा भी दोगे तो दैट वुड बी 2b स्क्वायर प्लस के 2b प्लस इज इक्वल टू 840 आ जाएगा। और फिर यहाँ से 2 हटा दोगे तो दैट वुड बी बी स्क्वायर प्लस के b इज इक्वल टू 420। क्लियर, दैट वुड बी 420। और अब यहाँ से तो भाई अब b की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, सिंपल। क्यों, अब यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं b की वैल्यू। कैसे निकाल सकते हो भाई? बिल्कुल सिंपल, यहाँ से b को एक बार बाहर निकाल लो और फिर इसकी वैल्यू निकाल लो b की। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे आपके पास? सिंपल सी बात है, तो b स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 420। तो एक बार b को आपने बाहर रखा तो दैट इज b प्लस 1 इज इक्वल टू 420 लाइक दिस। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू आई थिंक आपके पास आने वाली है 20, है ना। b की वैल्यू आपके पास 20 के आसपास आ जाने वाली है। एक्चुअली में और कुछ नहीं है, देखो यार इसको मैं बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक बना के इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात है। b स्क्वायर प्लस के b माइनस के 420 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो तो इसके इतने फैक्टर जिसको जोड़ के घटा के आपका ये आ जाए। किस तरह से आएंगे इसके फैक्टर? b स्क्वायर प्लस, अभी क्वाड्रेटिक बनाना तो आता है ना भाई, तो फैक्टर कितने आएंगे? प्लस के 21b और माइनस के 20। 21 और 20 ही गुणा करोगे तो कितना आएगा? 420 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इज इक्वल टू 0। तो बस यहाँ से b कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? तो यहाँ से b कॉमन उठा लिया तो कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा आपके पास b प्लस के 21, ठीक है ना। और यहाँ से आपने माइनस का, यहाँ से आप माइनस का b बाहर, सॉरी माइनस का 20 बाहर निकालोगे तो कितना बचेगा? b प्लस के 21 इज इक्वल टू 0। तो b माइनस के 20 और b प्लस के 21 ये दो आपके पास फैक्टर आ जाएंगे। और ऐसे दो वैल्यू निकल के आएंगी b की, एक वैल्यू आएगी b की 20, जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू आएंगी, और एक वैल्यू आएगी आपकी माइनस के 21। तो ये, और ये सब कुछ मैंने सिखा रखा है यार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 20 आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस के 21। जाहिर सी बात है b क्या है आपकी? लेंथ है, तो माइनस तो हो नहीं सकती, है ना। लेंथ है तो माइनस तो हो नहीं सकती। कहीं पे जाके लेंथ मतलब ऐसा तो नहीं बोलते ना कि दुकान पे जाकर के कहीं कि सर मेरे को माइनस के 21 मीटर कपड़ा चाहिए, दुकानदार से ऐसा 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 तो नहीं कहोगे ना जाके। तो लेंथ है तो माइनस 21 तो नहीं होगी, ठीक है ना। हालांकि मैथ की भाषा में हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ठीक है ना, एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसलिए हम इसको इमेजिनरी में लेके नहीं जा रहे हैं, प्रैक्टिकल कंडीशन है, इसलिए नेगेटिव को डिस्कार्ड करा एंड b इज इक्वल टू 20 को आगे लेके चले। तो b की वैल्यू क्या मानी हमने? 20 मानी। तो हमारे पास ये आ गया कि भाई b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास निकल के, दैट इज 20, दैट इज 20 आ चुकी है। और बस अब जब जैसी b की वैल्यू 20 आई तो मेरे को पता है ये आपके पास हो गया 20 और ये हो गया आपके पास 21, है ना। ये हो गया 20 और ये हो गया आपके पास 21। और अब तो अपना एरिया निकल के आ जाएगा या नहीं आएगा? तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज एक जगह पे है 20 और एक जगह पे है 21। तो 20 इंटू 21 दैट वुड गिव यू आई थिंक 420 दे देगा ना ये। हाँ, 20 गुणा 20 होता है 400, और चाहिए दे देगा आपको 420 दे देगा ये, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। ये दे देगा आपको कहीं से, यहाँ से 420। समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर हुआ फंडा या नहीं हुआ? 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर की, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर में थी, थोड़ी दोनों लेंस आपके पास। सो दैट वुड बी ऑप्शन सी इज परफेक्टली फाइन फॉर दिस। क्लियर हुआ फंडा? तो ऑप्शन सी इज परफेक्टली फाइन फॉर दिस। तो ये देखो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से थोड़ा सा कर रहा है। अभी तक तुमने पहले दो सिंपल क्वेश्चन हुए, फिर उसका धीरे धीरे लेवल बढ़ा है। इसी तरीके से हम लोग आपको समझाते चलेंगे। हमारा टारगेट यही है कि आपको इसी तरीके से समझाते हुए जाना, बिल्कुल बेसिक तरीके से, और ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाना कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। वो क्या कह रहा है कि भाई लेंथ ऑफ वॉल की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसको जरा ध्यान से देख लीजिए कि वो किस तरीके से बोल रहा है। वो कह रहा है द लेंथ ऑफ अ वॉल इज 5/4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, ठीक है ना। अब की बार उसने क्या कर दिया, अब ये वॉल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ में कंफ्यूज मत हो जाना कि अब ये मत कहने लगना कि सर ये वॉल है तो 3D में चला जाएगा। अरे भाई वॉल है तो क्या हो गया, दीवार भी आपका 2D है। तो क्या है द लेंथ ऑफ अ वॉल इज 5/4 टाइम ऑफ इट्स हाइट। तो भाई हाइट आपकी कुछ थी, मान लो h, ये दीवार की हाइट थी। अभी दीवार है सामने जैसे लगी हुई दीवार है, और वो बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ वॉल इज 5/4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट।
तो इसकी जो लेंथ है वो 5/4 टाइम्स है, 5/4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। तो 5/4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट लाइक दिस। इस तरीके से कहानी बनेगी। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये जो पिक्चर मैं सामने रख रहा हूँ, बना रहा हूँ, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पिक्चर समझ में आ रही होगी, ठीक है। इस तरह से कह रहा है, नाउ इफ द एरिया ऑफ द वॉल बी 180 मीटर स्क्वायर, ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये उसने बता दिया कि दैट वुड बी 180 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द सम ऑफ द लेंथ एंड हाइट ऑफ द वॉल? व्हाट इज द सम ऑफ द लेंथ एंड हाइट ऑफ द वॉल? तो यानी कि लेंथ और हाइट का सम बताना है, ठीक है ना। तो लेंथ और हाइट का सम बताना है, यानी कि भाई हमें क्या बताना है, अगर दिस इज योर लेंथ एल, तो हमें वो पूछ रहा है कि भाई एल प्लस एच कितना होगा, ये पूछ रहा है। या फिर हमें पता है कि एल इज इक्वल टू 5/4 इंटू एच है, तो यानी कि एच प्लस के 5/4 इंटू एच, यानी कि बेसिकली अगर हमें एच पता चल जाए, हाइट पता चल जाए, तो हमें यहाँ से कहानी कुछ कुछ समझ में आने लग जाएगी। तो हमें एच ही निकालना है, और बाकी तो कुछ भी यहाँ पे कहानी फिर बचेगी नहीं। तो हमें बेसिकली एच ही निकालना है, ठीक है ना। तो बेसिकली एच निकालना है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास उसने सीधा सीधा एरिया दे दिया। तो क्या हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं? जी हाँ सर, प्रोसीड कर सकते हैं। एरिया अपने पास हमें पता है, फॉर्मूला अपने पास होता है एरिया का, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, या यहाँ पे हाइट है तो हाइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल क्या अपन लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो अपने पास क्या है, लेंथ, मतलब कि लेंथ कितनी होगी थी अपने पास, 5/4 इंटू एच। हमने एच मान लिया ना, हाइट अगर हमने एच मानी है, ये हमने माना है ना, लेट हाइट इज इक्वल टू एच। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं लिख देता हूँ, लेट हाइट इज इक्वल टू एच। तो हाइट को हमने एच मान लिया यहाँ पे। उसके बाद ये कहानी हो रही है 5/4 इंटू एच, इस तरीके से ये कहना चाह रहा है। तो एरिया तो उसने दे दिया अपने पास, कितना दे दिया उसने, दैट इज 180 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मैं लिख नहीं रहा हूँ, बाद में लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज इक्वल टू 5/4 एंड इंटू एच स्क्वायर। सिंपल सी बात है मेरे भाई, ये 4 जाके इधर चला जाएगा, एच स्क्वायर को मैंने इस तरह से लिख लिया, 4 जाके इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, तो दैट वुड भी कितना हो जाएगा, 720, ठीक है ना, 720। और ये 5 नीचे आ जाएगा इसके, 720/5, ठीक है। तो ये जो कहानी बन के आएगी, इसको हम कट करेंगे सीधा सीधा, तो दैट इज 5 1 5, 2 बचेगा, 5 20, और फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर से 4। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 144, यानी कि 144। और हमें सबको पता है कि किसका स्क्वायर होता है बेटा, ये होता है आपका 12 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास अंडर रूट कितना आ गया, हटाएंगे जब, तो दैट वुड बी एच इज इक्वल टू 12। तो एच की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, क्या 12 आ चुकी है। तो अगर एच की वैल्यू हमारे पास 12 आ चुकी है, तो क्या अब हम, आंसर ये नहीं है कि मतलब हाइट क्या थी, उसने क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ द लेंथ एंड हाइट ऑफ द वॉल। तो भाई सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना है, एल प्लस एच निकालना है ना, लेंथ प्लस हाइट निकालनी है। तो भाई बहुत सिंपल सी बात, क्या, लेंथ प्लस हाइट इज इक्वल टू कितना होने वाला है, बहुत सिंपल। लेंथ कितनी थी अपने पास, 5/4 इंटू एच, तो 5/4 इंटू एच की जगह पे क्या लिख दूंगा, 12, और प्लस के हाइट कितनी थी, हाइट थी इसकी एच, एच की जगह पे क्या लिख दूंगा, 12, लाइक दिस। तो ये निकालना है, तो 4 3 12। अब ये याद रखना, ये अलग है, ब्रैकेट ब्रैकेट है, और बोर्ड मास रूल भी याद होना चाहिए, है ना, कि सबसे पहले तो मल्टीप्लीकेशन ही सॉल्व होता है ना, मल्टीप्लीकेशन और क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स होता है ना, और डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, इसी को हम करते हैं। उसके बाद फिर प्लस वगैरह कुछ होता है, कहीं पहले प्लस कर दो फिर करो काम, ठीक है ना, ऐसा मत कर देना, ऐसी बेवकूफ़ी मत कर देना बिल्कुल भी। तो 5 3 15 प्लस 12, चाहे इसको अलग अलग करके कर लो, मैंने एक साथ कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 प्लस 12 इज इक्वल टू 27। एंड ये यूनिट क्या रहेगी, क्योंकि लेंथ है ना, दोनों लेंथ को जोड़ रहा है, तो यूनिट इज नथिंग एल्स, किस में आ रहा था, मीटर स्क्वायर में था ना, तो मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर में रहा हुआ, जाहिर सी बात है, 27 मीटर्स इज योर आंसर। जी हाँ, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी यहाँ पे? अब इसी को आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के तरीके से भी कर सकते हो, मेरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई रेशियो कितना था, 5 में से 4 हिस्सा था। ये अगर किसी बच्चे में से, वो यूट्यूब पे भी सीरीज आई थी ना एक कंप्लीट की, मैंने जहाँ पे आपको आर के क्वेश्चंस वगैरह कराए थे, सब कुछ कराए थे मैंने मिला के। तो किसी बच्चे को अगर वो चीज़ भी वहाँ पे देखा होगा, तो वैसा ही रेफरेंस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा आर के अंदर भी, और वो चीज़ हो जाएगी। हालांकि इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है यार, सिंपल सिंपल अगर अपने से ये हो गया, तो ये सिंपल वे है अपना, सीधे से निकालो।
बाकी कहीं पे अगर टेढ़ी खीर का कुछ ऐसा क्वेश्चन समझ में आता है तो उसके ऊपर भी टैकल करेंगे, उससे भी बात करेंगे, क्या दिक्कत है। बातचीत से हर हर समस्या का हल निकलता है, इस समस्या का भी हल निकलेगा, हर रास्ते का हल तो बातचीत से हो ही जाता है। अगली चीज वो कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन इज 18 मीटर बाय 12 मीटर, मतलब कि 18 मीटर बाय 12 मीटर, इस तरह से भी लैंग्वेज लिखी जा सकती है। तो वो कुछ नहीं कह रहा है कि भाई 18 गुणा 12 का है, यानी कि उसकी लेंथ या ब्रेथ जो मान लो वो 18 है, और उसकी जो क्या कहते हैं लेंथ है जो उसकी वो 18 है, और उसकी ब्रेथ जो है वो 12 है, लाइक दिस। इस तरह से कुछ कहना चाह रहा है। तो 18 गुणा 12 का मतलब 18 बाय 12 का मतलब कुछ घबराने की बात नहीं, दैट इज इस तरह से बोल रहा है वो, ये 18 मीटर है और ये 12 मीटर है, इस तरीके से वो बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। इट हैज़ अ ग्रेवल पाथ 1.5 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट ऑन द आउटसाइड, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। तो भाई इसके पास ये एक पाथ है, इसके चारों तरफ, पार्क के चारों तरफ क्या बना रखा है, एक पाथ बना रखा है। समझ में आई बात या नहीं आई? 18 मीटर में यहाँ से हटा के अंदर लिख दूंगा, चलो कोई बात नहीं, इसको लिखा रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये पाथ है, तो ये जो पाथ है इस तरीके से ये इन्होंने यहाँ पे बना दिया। तो क्या कह रहा है, इट हैज़ अ ग्रेवल पाथ, मतलब कि भागने वाला पाथ और कुछ नहीं है, 1.5 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट। अब ये कह रहा है इसके अराउंड है, इसलिए मैंने बाहर की तरफ बनाया, समझ रहे हो ना, ये अराउंड है, इसके चारों तरफ है, इसलिए मैंने बाहर की तरफ बनाया, समझ रहे हो। कहीं कुछ बच्चे सोचे कि सर ये बाहर की तरफ कैसे बना दिया, क्यों बना दिया, है ना। उसने लिख दिया कि ऑल अराउंड इट, अराउंड इट का मतलब उसके चारों तरफ, सर्कमफ्रेंस में, लाइक दिस, ऑन द आउटसाइड, और लिख भी दिया उस हिसाब से आउटसाइड। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, इस पाथ का एरिया पूछ रहा है, जो मैंने शेडेड रीजन करा है। समझ में आई बात नहीं आई? तो इसका एरिया वो पूछ रहा है। तो जनाब इसका एरिया कैसे निकालें, हमें तो यार स्क्वायर का या रेक्टेंगल का निकालना सिखाया था, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। इसका एरिया निकालने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे जरा एक चीज पे ध्यान देंगे सबके सब बालक हमारे। हम ये पूरे, हम क्या, अगर हमारे पास ये बाहर की लेंथ आ जाए तो क्या हम पूरे का एरिया निकाल सकते हैं क्या? जी हाँ, है ना, पूरे का एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल पूरे का एरिया निकाल सकते हैं। और अगर पूरा जो बाहर वाला मतलब लॉन के साथ मिला के पूरा एरिया है, उसमें से अगर हम ये अंदर वाला एरिया कट कर दें, ये वाला ब्लैक वाला एरिया कट कर दें, तो कौन सा एरिया बचेगा, यही वाला एरिया तो बचेगा ना। तो बस वही हम करने वाले हैं। तो भाई इनर सर्कल का एरिया, मतलब सर्कल कह रहा हूँ सॉरी, इनर आपके रेक्टेंगल का एरिया और आउटर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले तो भाई इनर रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं, दो रेक्टेंगल बन रहे हैं ना। तो इनर रेक्टेंगल की अगर हम बात करें, यानी कि अंदर वाले की बात करें, तो इनर रेक्टेंगल एरिया कितना होने वाला है, दैट इज, तो हमें सिंपल सिंपल पता है, दैट इज 12 इंटू 18। सो कितना हो जाएगा बेटे, 96 का लगा 6, एंड दैट इज 216, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 216 मीटर स्क्वायर। इनर का एरिया आ गया, इनर इनर वाले का, इसका रेड वाले का, ये जो मैंने रेड वाला एरिया करा है ना काउंट, ये इसका एरिया आ गया, रेड का एरिया। अब भाई ये जो आउटर वाले की कहानी है ना, इसका भी तो करना पड़ेगा ना। तो आउटर रेक्टेंगल, तो आउटर रेक्टेंगल इसका एरिया भी निकाल लेंगे बॉस। तो आउटर रेक्टेंगल एरिया ये कितना आने वाला है। अब इसके लिए मेरे को ये आउटर की मेरे को मेजरमेंट चाहिए होगी, जाहिर सी बात है, यहाँ पे हिंट उसने दे दिया, 1.5 मीटर वाइड है, यानी कि इसकी पूरी की पूरी लेंथ हर जगह पे कितनी है, ये चाहे यहाँ पे देखूं, चाहे यहाँ पे देखूं, चाहे तो मैं यहाँ पे देखूं, चाहे तो मैं यहाँ पे देखूं, कहीं पे भी देख लूं, हर जगह पे कितना है, 1.5 मीटर है। तो यानी कि इससे 1.5 मीटर दूर जाएगा, तो यानी कि ये 1.5 मीटर बना प्लस ये 1.5 मीटर बना, तो इस 18 में कितना जुड़ा, तो इस 18 में कितना जुड़ा, 18 में 1.5 मीटर तो यहाँ पे जुड़ा और 1.5 मीटर यहाँ पे जुड़ा, तो टोटल 18 में कितना जुड़ा, 3 मीटर, 1.5 मीटर यहाँ, 1.5 मीटर यहाँ, तो टोटल कितना हो गया, दैट इज 21 मीटर। तो जो पहले 18 मीटर का इनर मतलब इनर था लॉन, दैट इज एक्चुअली 21 मीटर का आउटर के लिए हो गया। उसी प्रकार से ये 12 मीटर का अंदर वाला था, और इसमें भी क्योंकि 1.5 मीटर यहाँ पे ऐड ऑन हुआ है ना, और 1.5 मीटर यहाँ पे ऐड ऑन हुआ, तो 12 प्लस 3, 1.5 इंटू 1.5 कितना होता है, 12 प्लस 3 दैट इज 15। तो बाहर वाला जो हो गया आउटर आपका कंप्लीट, दैट इज नथिंग एल्स बट 15 मीटर। समझ में आई बात या नहीं आई? तो अब दोनों की लेंथ हमारे पास आ गई है। आउटर रेक्टेंगल का जो एरिया के लिए, आउटर रेक्टेंगल की लेंथ दैट इज 21 एंड ब्रेथ दैट इज 15, ठीक है ना। सो 21 इंटू 15 दैट इज 15 वन जा 15 का लगा 5, ठीक है ना, 35 और 1 315, सिंपल सिंपल।
15 गुना 20 300 और फिर उसके बाद 15 जोड़ दिया उसमें, कुछ दिक्कत नहीं, 315 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आउटर आपका रेक्टेंगल का एरिया। और अब जो रिक्वायर्ड एरिया था वो हमें क्या चाहिए, पाथ का एरिया चाहिए, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया यानी कि क्या है, पाथ एरिया। ये तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, तो पाथ एरिया कितना हो जाएगा भाई, तो पाथ एरिया सिंपल आपका ये बड़े एरिया में से, ये यानी कि जो 315 मीटर आपका आउटर वाला एरिया है उसमें से छोटा एरिया जो इनर एरिया है उसको घटा दिया, तो आपके पास क्या बचेगा, ये पाथ वाला एरिया ही बचेगा। समझ में आई बात या नहीं आई, ये पाथ वाला ही एरिया बचेगा पूरा का पूरा। तो 315 में से 216 को घटा दो, ठीक है ना। सो आई थिंक ये आपके पास 90 कुछ बच जाएगा ना, 315 में से आपने 216 को घटा दिया। जी हाँ, जी हाँ, दैट इज 99 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। क्लियर, बात समझ में आई नहीं आई। तो क्वेश्चन एक लेवल आगे जाके इस तरीके से भी आ सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आगे, अभी तो क्योंकि मैं खाली रेक्टेंगुलर स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि चीजें मर्ज करे कि ऐसा बोले कि बाहर स्क्वायर है, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि भाई बाहर स्क्वायर है, उसके अंदर कोई ट्राइंगल बना दे, मे बी हो सकता है अलग अलग टाइप का ट्राइंगल बना सकता है मे बी, या फिर पेंटागन बना दे और बोले कि इसमें से हटाओ। ऐसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब मैं मिसलेनियस कराऊंगा, जब मतलब ये सारे मैं टाइप्स करा चुका हूँ ना, मतलब जहाँ पे मैं सब कुछ मिक्स करा चुका हूँ, सारी आपकी मेंसुरेशन की आपकी फिगर्स को मैं कवर करा चुका हूँ, तब मैं मिक्स क्वेश्चन भी कराऊंगा वहाँ पे। आप जानते हो जो मेरे साथ पढ़ता आ रहा लगा था कि किसी भी टाइप का किसी भी फ्रेम का क्वेश्चन तो हम लोग छोड़ते ही नहीं है, चाहे वो पीएनसी प्रोबेबिलिटी था, चाहे वो हाइट एंड डिस्टेंस था, ट्रिग्नोमेट्री था, चाहे आपका अलजेब्रा था, सब में हमने हर टाइप का क्वेश्चन कवर किया है और यहाँ पे भी वैसे ही हम कवर करेंगे। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस टाइप से ही बनेगा, उसको भी निकाल सकते हो आगे आगे, जब आपको इसका एरिया पता होगा तब भी निकाल दो कि भाई अगर इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर, मतलब ये वाला एरिया अगर निकालना है कैसे निकाल सकते हैं। बढ़िया, मैं खाली एक एग्जाम्पल के लिए बताया, मतलब ये फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं कि फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से हो सकती है ना। समझ में आ रही होगी ना बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन करता है। अगला क्वेश्चन का टाइप भाई कैसे बन सकता है, ये आपका कॉस्ट के ऊपर बन सकता है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 17 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड विद अ कारपेट 60 सेंटीमीटर ब्रॉड एट 40 पैसा पर मीटर। तो भाई क्या कह रहा है, इस बार कॉस्ट की बात कर रहा है वो। रूम 70 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड, तो जाहिर सी बात है कैसा है ये रूम, कैसा है रूम, रेक्टेंगल है, 17 मीटर लॉन्ग है ना, 17 मीटर लॉन्ग है और 9 मीटर ये वाइड है। क्लियर। तो ये बोला कि यहाँ पे कारपेट, जाहिर सी बात है फ्लोर पे ही कारपेट बिछेगी, तो कारपेट का उसने कुछ उसकी वो बता दी स्पेसिफिकेशन, वाइड विद अ कारपेट 60 सेंटीमीटर ब्रॉड, 60 सेंटीमीटर ब्रॉड की आपकी वो कारपेट है, ठीक है ना, एट 40 पैसा पर मीटर। उसकी रेट बात है, कॉस्टिंग की बात करें। ये क्वेश्चन बड़े फेमस क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही फेमस क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे वो जाहिर सी बात है कि कारपेट जो है वो फ्लोर पे बिछाना है, यहाँ पे बिछाना है, तो जाहिर सी बात है जो कारपेट का एरिया है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो किसके इक्वल होना चाहिए, फ्लोर के इक्वल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एरिया ऑफ रूम का जो फ्लोर है उसके इक्वल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये तो पहली चीज अपने को समझ में आ रही है कि भाई एरिया ऑफ कारपेट सबसे पहले, है ना, शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर। तो हमें पता है कि फ्लोर का एरिया किस तरह से निकाल सकते हैं, 17 इंटू 9, सिंपल सी बात है। सो दैट इज 17 इंटू 9, ठीक है। तो ये तो अपने पास सीधा सीधा अपने पास इसका किसका एरिया फ्लोर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ कारपेट किस तरह से, अब कारपेट की भी एक स्पेसिफिकेशन तो उसने दे दी 16 सेंटीमीटर। अब जरा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना, कि ये चीज उसने मीटर में दे रखी है और ये चीज उसने 60 सेंटीमीटर में दी है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है भाई। तो अगर ये सेंटीमीटर में दिए, यहाँ पे वो खेलता है, समझ रहे हो, यहाँ पे वो कई बार खेल जाता है आप लोगों के साथ। क्यों, क्योंकि आप जल्दीबाजी में 17 इंटू 9 करके फिर इसको इस तरह से 16 को ऐसे लिख दोगे। भाई ये 16 सेंटीमीटर को डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखना है, इसको मीटर में चेंज कर लेना है। सो इसका मतलब होता है 0.6 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ कारपेट अगर मैं निकालने की बात करूँ सो दैट इज 0.6 मीटर, है ना, यानी कि इस तरह से बिछेगा ना, अगर कारपेट बिछाना तो इस तरह से बिछेगा भाई, 0.6 मीटर उसका क्या है, चौड़ाई है।
ये उसकी 0.6 मीटर है। तो ये अगर मान लो आपका मैं कारपेट बिछा रहा हूँ तो क्या कितनी लेंथ में बिछेगा, है ना, कितना लेंथ का बिछेगा, यहाँ तक काटा, फिर एक लेंथ का और बिछाया लाइक दिस, है ना, 0.6 मीटर का। तो इस तरह से करके मेरे को इसकी लेंथ निकालनी है पूरी की पूरी, किसकी, कारपेट की लेंथ निकालनी है पूरी पूरी, कि भाई कितनी लेंथ में। तो वो लेंथ मान ली कारपेट की, दैट इज 0.6 इंटू कारपेट की लेंथ होगी आपकी, 0.6 इंटू लेंथ, क्योंकि उसने पर मीटर के हिसाब से पैसा बताया है ना, कि ब्रॉड एट 40 पैसा पर मीटर, ठीक है ना। तो लेंथ के हिसाब से ही, अब ये मीटर के हिसाब से होता है, सेंटीमीटर के हिसाब से कोई दिक्कत बात नहीं, लेकिन हमें लेंथ ही निकालनी है, मेन खेल वही है। मेन खेल किसका है, लेंथ का है। तो यानी कि लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 इंटू 9, दिस इज द लेंथ ऑफ कारपेट, है ना, लेंथ ऑफ कारपेट डिवाइडेड बाय 0.6। आई थिंक जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे सो दैट वुड बी, आपके पास आ जाएगा कितना, 255। और ये मैं किस में लिखूँ, मीटर में लिखूँ, सेंटीमीटर में लिखूँ, भाई मैंने चीज़ों को मीटर में चेंज कर लिया था। सो दिस इज 255 मीटर। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही, ये है कारपेट की लेंथ, है ना। सो 255 मीटर्स इज द कारपेट की लेंथ। तो 255 मीटर लंबा कारपेट रिक्वायर्ड है इस पूरे रूम को कवर करने के लिए। कितना, 255 मीटर लंबा कारपेट रिक्वायर्ड है। और अगर 255 मीटर लंबा है तो उसकी कॉस्ट निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे। अब ये तो भाई बहुत सिंपल है, तो कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी, उसने बोला था कितना, किसके हिसाब से, 40 पैसा पर मीटर के हिसाब से। तो यानी कि हर मीटर में 40 पैसा लगेगा, तो यानी कि 255 मीटर में कितना पैसा लगेगा, एक मीटर में 40 पैसा लगा तो 255, एक मीटर में 40 पैसा, 2 मीटर में 80 पैसा, 10 मीटर में 400 पैसा, 255 में कितना, सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई हो रही है। जो मैं समझाना चाह रहा था वो कुछ नहीं है। 255 इंटू 40 पैसा। अब पैसे में निकाल दो, चाहे तो इसको किस में निकाल दो यार, रुपए में निकाल दो। रुपए में निकालना चाहते हो अगर तो दैट इज, अब वो यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, समझ लो नहीं समझ लो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं रुपए में निकाल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन में अगर पैसे में दिया होता तो फिर इसको 40 ही लिख लेते, ठीक है ना। 40 पैसे का मतलब है 0.4 रुपीज, है ना, समझ लो, ये तो पता ही है 0.4 रुपीज। तो ये अगर मैं 0.4 लिखता तो आंसर किस में आएगा आपका, रुपीज में आएगा। और अगर मैं 4 लिखता हूँ तो आंसर किस में आएगा आपका, पैसों में आएगा। तो पैसा तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए मैं सीधा सीधा रुपीज में कर रहा हूँ। सो दैट इज आई थिंक 102.00 रुपीज, तो 102 रुपए। सिंपल सी बात अगर मैं करूँ तो 102 रुपए आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आई बात या नहीं है। तो 102 रुपए इज द आंसर, कि भाई आपकी कॉस्टिंग कितनी आनी, 102 रुपए। जैसे कि मैं बता रहा था, कॉस्टिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से कॉस्टिंग के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार कारपेट बिछाना या फिर पेंट करना छत पे या फिर नीचे या फिर आपके अलग अलग वॉल्स पे भी पेंट करने के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा, आपको फिगर को अज्यूम करना पड़ेगा और फिर थोड़ा सा दिमाग लगा करके, आपको फॉर्मूला पता ही है, देख लो कुछ भी अलग फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, लेकिन कितने टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर बन गए आपको खुद ही देखने वाली बात है और खुद ही आराम से इसको समझने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, द डायमेंशंस ऑफ अ लॉन आर इन द रेशियो 4:1। अब देखो यहाँ पे रेशियो की भी बात उसने करी दी फाइनली। एंड इट्स एरिया इज 1/4 हेक्टेयर्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन। तो लॉन की लेंथ को वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो समझ लो। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे आपको, कोई लॉन है उसकी आपका लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि अलग अलग रेशियो है तो यानी जाहिर सी बात है रेक्टेंगल ही होगा। तो उसकी ब्रेथ यहाँ पे लाइक दिस, इस तरह से ये रही, सॉरी ये लेंथ मान लो, दैट इज द लेंथ, और ये अगर आपकी ब्रेथ है इस तरीके से आपकी ये रही, तो 4:1 के रेशियो में। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर एक सेकेंड जरा मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, पीछे क्यों जा रहे हो, यहीं पे रहो, इसको थोड़ा सा मैं जरा अच्छे से फ्रेमिंग कर लेता हूँ। अगर ये रेक्टेंगल है बॉस, अगर क्या वो रेक्टेंगल ये 4:1 का रेशियो दिखा रहा है, तो द डायमेंशन ऑफ अ लॉन आर 4:1 एंड, तो जाहिर सी बात है दिस इज द लेंथ दिस इज द ब्रेथ। तो ये कहना है 4:1 का रेशियो है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो अगर 4:1 है, तो कहने का मतलब अगर ब्रेथ 1 है ना, अगर ब्रेथ 1 है तो लेंथ कितनी है, 4 है। समझ लो, तो लेंथ कितनी है, 4 है। तो क्योंकि रेशियो के अंदर हम जानते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन में एवरेजेस वगैरह में हमने पढ़ा है, बेसिक्स के अंदर हम जानते हैं कि ये और कुछ नहीं है, ये हिस्सा है, 5 में से 4 हिस्सा यहाँ है और 1 हिस्सा इसके पास है। यही तो होता था ना, मैंने पढ़ाया भी था, समझाया भी था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, बहुत सिंपल तरीके से
कि इसके साथ हम किसी एक फैक्टर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसको पूरा पूरा रिप्रेजेंट कर देता है, यानी कि किसी एक आपके वेरिएबल के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा पूरा इसको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, ये 4x है ना, यही बात कहना चाह रहा है वो, और कुछ नहीं कहना चाह रहा है। अगर ये x है तो ये 4x है। 1:4 का मतलब क्या हुआ, यही हुआ, या 4:1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड इट्स एरिया इज 1/4 हेक्टेयर। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे भाई बहुत सिंपल सा आपकी कहानी कि एरिया निकाल लो, सिंपल सी बात है। एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन, लेंथ की बात वो कर रहे हैं, यानी कि आपकी लेंथ की बात वो कर रहा है कि लेंथ आपकी कितनी निकल के आएगी। तो ये किसका था, द डायमेंशन ऑफ अ लॉन आर इन द रेशियो 4:1। तो ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात, ये वो बात कह रहा है। अब वो लेंथ ठीक है, यहाँ पे हालांकि उसको स्पेसिफिक करना चाहिए था कि क्या निकालना है, किस तरीके से निकालना है, लेंथ निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है, क्या लंबा है, क्या क्या आपका हुआ है। तो ठीक है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू कितना है, इट्स एरिया 1/4 हेक्टेयर। तो 1/4 हेक्टेयर का मतलब कितना हो गया, हेक्टेयर कितना हो गया बेटा, हेक्टेयर मतलब आ गया यहाँ पे कितना, 10,000। ठीक है ना, 10,000 मीटर्स। ठीक है ना, ये आपका एरिया के हिसाब से आपका काउंट होता है। सो भाई यहाँ पे आपको पता है दैट इज 4x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10,000। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट आउट। सो दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा ना, दैट इज 16। और सिंपल x इज इक्वल टू, अब अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ से आपका 0 चला जाएगा। ठीक है ना, 0 चला जाएगा, और नीचे मतलब कि वही है स्क्वायर, जैसे 100 का, जैसे हम 100 का अंडर रूट करते हैं तो 10 गुना 10 आता है ना, 1 0 खत्म हो जाता है। ऐसे कर 1000 का करते हैं तो फिर से, तो लाइक दिस आप कर दोगे और इसका फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दोगे। x वुड बी, आई थिंक यू विल बी हैविंग योर x एज 25। ठीक है ना, यहाँ पे कितना जाएगा, आपके 2 0 खत्म हो जाएंगे, दैट इज 100। एंड नीचे कितना आ जाएगा, 16 का आ जाएगा 4, और ये आपको कितना मिल जाएगा, 25 इज योर आंसर। तो ये तो इसका, सॉरी ये आंसर नहीं हुआ, ये तो हो गया आपका क्या, ब्रेथ हो गया 25, और आपको क्या निकालनी थी, इसकी लेंथ। बाय डिफॉल्ट हम लेंथ ऐसे ही लेके चलते हैं क्योंकि लेंथ ज़्यादा लेके चलते हैं। हालांकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसे स्पेसिफिकली बताना चाहिए था, और वो बताएगा भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे क्योंकि हमें लेंथ मान ली थी तो दैट इज 25 इंटू 4x था ना, विच इज 100। तो बाय डिफॉल्ट हम लेंथ को ही ज़्यादा मान के चलते हैं, इसको देख के रखना आप। बाय डिफॉल्ट क्योंकि लेंथ को ज़्यादा मान के चलते हैं तो 4x करके इसलिए हमने रखा है इस तरीके से। अदरवाइज तो डायग्राम बना के उसमें लिख के देगा स्पेसिफिकली, कन्फ्यूजन कोई रखेगा नहीं, कन्फ्यूजन की कोई स्थिति वो रखेगा नहीं है। तो इस चीज़ को समझ के रखना, कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रखेगा वो आप लोगों के साथ। तो इस चीज़ को जरा समझ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी पंगा इसमें, कोई भी इशू इसमें नहीं रहने वाला है। क्लियर, फंडा क्लियर हुआ तो आगे चल सकते हैं बगैर किसी दिक्कत के। इस साइड से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो जरा, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। तो वो क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ अ रूम इज 5:3। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द सीलिंग ऑफ द रूम एट 50 पैसा। सीलिंग की बात वो कर रहा है, द रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ अ रूम इज 5:3, साइड की बात वो कर रहा है, 5:3 की बात कर रहा है। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑन द सीलिंग, सीलिंग मतलब छत की बात कर रहा हूँ, द रूम एट 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर मीटर इज दिस 270 रुपए, एंड द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल्स एट 10 पैसा पर स्क्वायर मीटर इज दिस, द हाइट ऑफ द रूम इज। अब यहाँ पे वो हाइट ऑफ द रूम की बात कर रहा है भाई, तो यहाँ पे तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे हाइट का भी फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा आके, और सिंपल सी कहानी यहाँ पे खत्म होगी। तो सबसे पहले तो अपना क्या निकालेंगे, दैट इज एरिया ऑफ सीलिंग निकालेंगे, है ना। तो एरिया ऑफ सीलिंग की बात हम करेंगे यहाँ पे। एरिया ऑफ सीलिंग क्या होगी भाई, आपकी एरिया कितना होने वाला है आपका, टोटल कॉस्ट, ठीक है, डिवाइड बाय क्या होना, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। सो दैट इज कितना, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई थी, 270 रुपए, और 1 कॉस्ट कितनी थी, दैट इज 10 पैसा, या फिर कितना था, सॉरी 50 पैसा था ना, सीलिंग ऑफ द रूम इज 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर इज दिस। तो 50 पैसा मतलब उसको रुपए में चेंज करेंगे, जाहिर सी बात है, नहीं तो ऊपर वाले को पैसे में चेंज करेंगे, नहीं तो उसको रुपए में चेंज करेंगे, तो दैट इज
0.5 हो जाएगा, और जब इसको करेंगे 0.5 मतलब कि 1/2, तो यानी कि वो एक्चुअली में डबल हो जाने वाला ऊपर वाला, तो दैट इज 540। और ये किस में था, इसकी स्क्वायर मीटर में था, तो दैट इज स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर, इस तरीके से लिखता है, स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इस तरह से लिखो। सो दिस इज द एरिया ऑफ सीलिंग, 540 मीटर स्क्वायर मीटर। अब उसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो उसने दिया हुआ है। अगेन समझ ही पा रहे हो कि लेंथ और ब्रेथ की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो दैट इज द लेंथ एंड दैट इज द ब्रेथ। अभी इसमें हाइट भी आएगी क्योंकि रूम की बात ही कर रहा है, ठीक है ना, रूम की बात ही कर रहा है, लेकिन 3D नहीं है अभी भी, 3D अभी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खाली 2D से ही काम चल जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ का उसने दे रखा था, दैट इज 5:3। तो हम जानते हैं इसको किस तरह से लिखते हैं, 5x/3x, है ना, ये तो अभी भी हमने कर किया है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि जो आपका एरिया आ जाएगा, एक्चुअली में एरिया की बात करें तो 5 × 3 कितना है, 15x², दैट इज नथिंग एल्स बट द एरिया, ठीक है ना। और यही एरिया तो हमने ये निकाला था, तो दोनों एरिया को इक्वेट कर देंगे। सो बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि 15x² है ना, वही तो है एरिया, इज इक्वल टू 540 मीटर स्क्वायर। और भाई सिंपल सी बात है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, तो x की वैल्यू आई थिंक आपके पास आ जाने वाली है 15x² इज इक्वल टू 540 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको लेंथ की और ब्रेथ की वैल्यू आपके पास सीधी सीधी आ जाएगी, दैट इज आप x की वैल्यू आई थिंक आपके पास आ जाएगी 6, आई थिंक 6 आ जाएगी यहाँ से वैल्यू, सिंपल। इसको जब आप घटाओगे यहाँ से, तो यहाँ पे कितना आना है, 15 × 45 बचा 9 36, तो x² इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगी, ठीक है। और आपके पास इसके हिसाब से लेंथ कितनी आएगी, लेंथ क्योंकि 5x थी, यानी कि 5 × 6 विच इज 30 मीटर, और ब्रेथ आपके पास क्योंकि 3x थी, दैट इज 3 × 6 विच इज 18 मीटर, क्लियर। तो 30 मीटर एंड 18 मीटर आपकी लेंथ और ब्रेथ आ गई इसके अंदर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, नाउ क्या बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स की बात कर रहा है, द हाइट ऑफ द रूम इज, है ना। अब हाइट ऑफ द रूम निकालनी है, तो मेरे भाई एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं, ओके। फाइनली हम बात कर रहे हैं यार एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। अभी तक तो खाली उसकी बात थी, किसकी, सीलिंग की बात थी, खाली, है ना, छत की बात थी। अब वो क्योंकि यहाँ पे वॉल्स की बात कर रहा है, क्या कह रहा है वो, द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल्स, है ना, एट 10 पैसा पर स्क्वायर मीटर इज दिस। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ वॉल निकाल सकते हैं ना, चारों वॉल्स का, क्योंकि वो चारों वॉल्स के लिए इतने 48 रुपये लगते हैं, तो एरिया ऑफ द वॉल्स निकाल सकते हैं, सिंपल। आप तो बताने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ऐसी जैसे हमने यहाँ पे निकाला था। कैसे भाई, यही फॉर्मूला लग जाएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। तो टोटल कॉस्ट कितनी है 48, और कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितनी आ रही है 10 पैसा, यानी कि 0.1, है ना, पॉइंट अगर 0 बढ़ाई तो हमें पता चल गया। सो दैट वुड बी 480, 480 आ जाएगा, 480 मीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द वॉल्स। चारों वॉल्स का एरिया आ गया अपने पास, ठीक है ना। तो भाई एक अपने पास फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को ध्यान से रखना। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बिल्कुल एंड में बचा के रखा था आपके पास, उस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमें, एंड दैट इज नथिंग एल्स बट सिंपल आपका वॉल का इसके साथ एरिया ऑफ 4 वॉल्स। यहाँ पे देख लीजिएगा जरा, ये फॉर्मूला यूज हो गया, मैंने जानबूझ के बचा रखा था। यहाँ पे मैं देखता था कि किसने पॉज करके इसको निकाल दिया हुआ, किस क्वेश्चन में, किस बच्चे ने इस क्वेश्चन निकाल दिया हुआ। एरिया ऑफ वॉल्स, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ वॉल्स की, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ 4 वॉल्स की, चारों वॉल्स की बात कर रहा हूँ। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। अब ये रूम की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेंथ और ब्रेथ नीचे जो फ्लोर है उसका होगा, और फिर उसके बाद क्योंकि वॉल की बात है तो वॉल लाइक दिस इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अभी भी 3D में नहीं गए हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, 3D में नहीं गए हैं, ध्यान रखना, 3D में अभी तक नहीं गए हैं। ये खाली इन 4 वॉल्स की बात कर रहा है, मतलब एक कोई डब्बा इमेजिन करो ना, डब्बा इमेजिन करो, रूम, अपना रूम देखो, और उसके अंदर रूम को छोड़ो, एक डब्बा इमेजिन करो, उसकी 4 वॉल्स जो आती हैं आपकी, उसकी बात वो कर रहा है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम। तो अगर ये हाइट है, उस डब्बे की हाइट है लाइक दिस, अब वो डब्बा है तो भाई जाहिर सी बात है उसके अंदर जो है नीचे फ्लोरिंग भी होगा, है ना, ऐसी जैसे आपके कमरे के अंदर है, इमेजिन करो। तो ये मैं आपको उसके कमरे का बेस यानी कि लेंथ और ब्रेथ जो उसकी
है फ्लोर का उसका और उसकी हाइट, उसके टर्म्स के अंदर ये फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे भाई। यहाँ पे कितना होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, दैट इज क्या है ये, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ, है ना। ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी जब मैं लिख रहा हूँ तो क्या हो गया, पेरीमीटर, एल प्लस एल, है ना, एंड ऑफ कोर्स बी प्लस बी। सो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इज नथिंग एल्स बट द पेरीमीटर इनटू हाइट, दैट इज द एरिया। अरे समझ गए ना। अब ये लॉजिकल फॉर्मूला था इसलिए मैंने शुरू में नहीं लिखवाया, यहाँ पे ये बिल्कुल लिख लो और इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, है ना। कैसे लिख लो, इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, क्योंकि ये फॉर्मूला स्पेशली मैंने वहां पे जानबूझ के एक फॉर्मूले के साथ नहीं लिखवाया कि कहीं ये आम फॉर्मूले के बीच में खो ना जाए। क्योंकि अभी तक आपने देखा कि हम जब इस लेक्चर में आ रहे हैं तो हमने बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पे लेके आते आते जब हमने क्वेश्चन करे तो वो भी आपसे हो गए थे, लास्ट क्वेश्चन तक भी आपसे सॉल्व हो रहा था बढ़िया तरीके से। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन इस टाइप से आता है, यानी कि 2D के अंदर स्टिल 3D को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हुए ये क्वेश्चन ऐसा घुसाता है यहाँ पे आपके साथ में, तो कंफ्यूजन शुरू होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला था, तो ये फॉर्मूला कहीं खो ना जाए, लेकिन इस फॉर्मूले को वहीं पे लिख लेना आपने जहां पे आपने वो फॉर्मूले पहले वाले भी लिखे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टार मार्क बना के फॉर्मूले को लिखना कि भाई ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। और इसका लॉजिक क्या है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक भाई। क्या है, क्या है सिंपल लॉजिक मेरे भाई, कि सिंपल ये तो क्या होगी आपकी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जो है और उसको हाइट के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल एरिया आ जाएगा ना, क्योंकि हाइट क्या बन जाएगी उसके लिए ब्रेथ बन जाएगी, और वो क्या बन जाएगा, पेरीमीटर क्या बन जाएगा उसके लिए, उसकी लेंथ बन जाएगी, सिंपल। अरे कहने का मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है, वो जो आपने 4 डब्बे बना रखे इतना, मतलब वो जो आपने डब्बा है ना आपके पास में, उसको कैंची से काटो और उसको इस तरह खोल दो, खोल दोगे तो क्या आएगी, पट्टी आएगी। जब खोल के पट्टी आएगी तो वो पेरीमीटर क्या बन जाएगी, उसकी लेंथ बन जाएगी। अब समझ में आया, इमेजिन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो जो डब्बा बना रखा था, जो एक डब्बा लो, है ना, सिंपल सा डब्बा जिसमें ऊपर छत ना हो और नीचे वाला भी फ्लोर निकाल देना, सिंपल। और उस डब्बे को साइड से काटना, लाइक इस तरीके से। तो जब वो डब्बा खुलेगा इस तरीके से खुल के आएगा, है ना, अरे समझ तो डब्बा इस तरह खुल के आएगा तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा ना, चार उसके भाग इस तरह से खुल के आएंगे। तो एक्चुअली में जो पेरीमीटर थी, जो किसकी थी, आपके रेक्टेंगल की पेरीमीटर थी, वो क्या बन जाएगी उस डब्बे के लिए, वो लेंथ बन जाएगी उसकी, और जो उसकी हाइट थी वो क्या बन जाएगी उसके लिए, उसका ब्रेथ बन जाएगी। समझ रहे हो। तो ये बन जाएगी उसके लिए उसकी लेंथ, और ये बन जाएगी उसके लिए उसकी हाइट, मतलब ये हाइट उसके लिए क्या बन जाएगी, उसकी ब्रेथ। और क्योंकि हमारे को यहाँ पे उसने मतलब कि ये तो हाइट और उसमें आपकी 4 वॉल्स का एरिया की बात हुई, तो इसको अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा, जो एरिया कुछ नहीं है बट आपके 4 वॉल्स का एरिया है। समझ रहे हो। तो लेंथ की जगह पे क्या आ जाएगा उसका पेरीमीटर, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, इंटू बेस की जगह पे क्या आ जाएगी उसकी हाइट इंटू एच। तो हाइट में और फ्लोर के अंदर लेंथ और बेस के अंदर अगर फॉर्मूला जोड़ते हुए मेरे को अगर वॉल्स का फॉर्मूला निकालना है तो ये फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको एंड में रखा। और क्योंकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो इस क्वेश्चन को देख के, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी एंड में रखा, और आप इसको कितनी आराम से कर पाते हो वो देखने वाली बात यहाँ पे थी कि किस तरीके से इसको कर पा रहे हो। और बस अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अब तो इसका आंसर भी आ जाना चाहिए। कहने का मतलब अब तो ये सवाल भी आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। कैसे मुश्किल नहीं होना चाहिए भाई, अब तो सिंपल आप इसको क्या कर दोगे, हाँ जी, अब इसके अंदर सिंपल क्या कर दोगे, आपके पास एरिया ऑफ द वॉल्स आ गया, ये ना एरिया ऑफ द वॉल्स आ गया, आपके पास क्या है, एरिया ऑफ सीलिंग है, ठीक है ना, और आपके पास लेंथ और ब्रेथ है, एरिया ऑफ वॉल्स आपके पास है, तो यहाँ पे ये रख दो आप और ये चीज निकाल लो अपनी, सिंपल। सो एरिया क्या निकालना था आपको, द हाइट ऑफ द रूम इज, है ना, हाइट ऑफ द रूम इज। तो हाइट क्या हो जाएगी, एरिया डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। तो एरिया डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि वहां पे जगह कम है, तो एरिया डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी यही आ जाएगा ना। तो 480 किसका एरिया है, वॉल्स का एरिया डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। तो एल प्लस बी कितना, 30 प्लस 18, सो ट्वाइस ऑफ 30 प्लस 18, समझ रहे हो। सो इसको जब आप कर दोगे सो दैट वुड बी, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 48 को करोगे 2 से, तो यानी कि वो आ जाएगा आपका 48 से कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे आपका टोटल 5 आ जाने वाला है, क्योंकि ये 48 आ जाएगा, यहाँ से आपका ये जाएगा 10 टाइम्स, और फिर 10 2 से कितना जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, तो दैट वुड बी 5 मीटर्स इज योर आंसर। समझ में आई बात है। सो ऑप्शन सी इज परफेक्टली फाइन फॉर दिस। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल्ड अ क्वेश्चन, जो कि आपका एकदम हाई लेवल पे जाकर के बनना चाहिए क्वेश्चन, अगर वो हाई लेवल पे पूछता है तो, ठीक है ना। हाई लेवल पे अगर वो पूछता है तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका बनना चाहिए, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन तो आपने एंड में करा है। तो हमने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करके लेक्चर के एंड तक आते थे, ये क्वेश्चन हम इस लेवल तक ले आए हैं जहां पे आप समझ पाओ
और इसका बिल्कुल सिंपल, अब इसका सिंपल वर्जन जो है ये इस तरीके से आपके सामने आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को पॉज करो और करके बताओ। अभी इसका बिल्कुल सिंपल वर्जन है, ठीक है ना, वही चीज यूज हो रही है, सिंपल सिंपल। और रूम इज 16 मीटर लॉन्ग, है ना। अगेन ये रूम की बात कर रहा है फिर से, ठीक है ना, लाइक दिस। तो रूम है तो रूम का फ्लोर भी होगा लाइक दिस। अब ये अभी मैं ये अब फिर से देखो, यहाँ पे कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये क्यूबॉइड जैसा बन रहा है, लेकिन ये 3D फिगर में अभी हम नहीं गए हैं, ठीक है ना, 3D फिगर में हम अभी नहीं गए हैं। तो ये इसकी लेंथ होगी, ये उसका बेस, ये उसकी क्या होगी, ब्रेथ होगी रूम की, ठीक है ना। तो ये रूम का फ्लोर हो जाएगा, है ना, लाइक दिस। ये रूम का क्या है, फ्लोर है। ध्यान से, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। सो अ रूम इज 16 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर हाई। तो 16 मीटर लॉन्ग है, 7 मीटर ब्रॉड है एंड 8 मीटर उसकी हाइट है, ठीक है। ये हाइट की बात वो कर रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स ऑफ रूम एट दिस रेट। White washing is not to be done on the doors and windows which occupy 65 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ डोर और विंडो वगैरह भी होंगे जो कि 65 मीटर स्क्वायर का उसने खुद ही एरिया बता दिया, कितने भी होंगे, बट ये टोटल एरिया जो है दैट इज लाइक 65 मीटर स्क्वायर उसने पहले ही बता दिया। तो कॉस्टिंग निकालनी है, तो यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें एरिया चाहिए। क्या चाहिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इन अ रूम चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि व्हाइट वॉश आप वॉल्स पे ही कराते हो। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात है, कितना था, ट्वाइस इंटू एल प्लस बी, समझ लो ना क्यों है, इंटू एच, ये फॉर्मूला था, सिंपल सिंपल। अब यहाँ पे लगा दो भाई, सिंपल सिंपल। तो ट्वाइस इंटू एल प्लस बी यानी कि 16 प्लस 7 इंटू 8, ठीक है ना। तो भाई इसको आप कर लोगे, दैट इज आई थिंक 46 इंटू 8, और 46 इंटू 8 करके निकालोगे तो आई थिंक दैट वुड बी योर 368 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। नाउ अब क्या हो गया, ये तो एरिया ऑफ 4, ये तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया। लेकिन अब उसने क्या करा, उसने बोला कि भाई इसमें से विंडोज वगैरह भी निकालेंगे। तो आप क्या निकालोगे, नेट एरिया निकालोगे, मतलब कि जिस एरिया पे आपको एक्चुअली में व्हाइट वॉश कराना है। तो नेट एरिया कितना हो गया, 368। तो टोटल एरिया था माइनस, इसमें से कौन सा एरिया हटा दोगे, जो है आपका विंडो वाला एरिया, माइनस के 65। तो कितना बच जाएगा, आई थिंक ये 303 बच जाएगा आपके पास, 303 मीटर स्क्वायर। तो 303 मीटर स्क्वायर आपका जो एरिया है, इसके ऊपर आपको क्या करानी है, व्हाइट वॉश करानी है। और कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कितनी लगेगी वो बोल रहा है, किसके हिसाब से, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स ऑफ रूम एट, क्या रेट बता दिया उसने, 7.5 पर मीटर स्क्वायर। तो भैया कॉस्टिंग इसकी निकाल लोगे, सिंपल सिंपल। तो कॉस्टिंग कितनी आ गई, कितना है, 303 मीटर है, और हर एक मीटर का कितना लग रहा है, 7.5 रुपए पर मीटर लग रहा है ना, रुपए की बात करें ना। तो यहाँ पे भी मीटर, ध्यान रखना, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर होता तो फिर उसको चेंज करते हैं, फिर बात करते हैं। सारी कहानी मीटर में, तो ठीक है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 303 इंटू 7.5 अगर आप कर दोगे तो दैट वुड गिव यू कॉस्ट अराउंड 2272.5 पैसा, है ना, 2272.50 दिस इज योर आंसर। क्लियर, बात समझ में आई। तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब कि ये जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको वहां पे भी लिख लेंगे अगर क्वेश्चन उन, क्योंकि हो यही रहा है ना, आप भी और मैं भी समझ गए होंगे लेक्चर के बाद अभी तक कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में तो बचपन से बहुत क्वेश्चन करे हैं ना, और बहुत तरीके से क्वेश्चन करे हैं, बहुत अच्छे से ऊपर तक आए हैं। बट जब हम ये क्या कहते हैं, वॉल्स का एरिया इस तरीके से इमेजिन करके हम करने की बात करते हैं, तो उस यहाँ पे भी कुछ और नहीं, यहाँ पे भी स्क्वायर और रेक्टेंगल है, लेकिन ये पूछने का तरीका थोड़ा सा बढ़िया हो गया, एडवांस हो गया, जहाँ पे उसको मतलब सुकून मिल रहा है, जहाँ पे मतलब उसको मजा आ रहा है। तो ये जो तरीका एडवांस हो गया, जहाँ पे उसको मजा आ रहा है, ओके, तो उसको मजा आ रहा है, तो हमें तो उस चीज को ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो अगर ये चीज एग्जाम में पूछे तो हमें एग्जाम में पता होना चाहिए किस तरह से आंसर करनी है। तो इस तरीके से चीजें आ जाती है, फॉर्मूले को वहां पर लिखना बिल्कुल मत भूलना। और इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं कंक्लूड करता हूँ, और अगले लेक्चर के अंदर हम आगे बात करेंगे कुछ दूसरी 2 डायमेंशन फिगर्स की। तब तक के लिए बाय बाय, आज का लेक्चर यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, बाय बाय, टेक केयर।